वेल गाइस, आज से मैं एक न्यू मांगवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी इसका कुछ ही चैप्टर्स ही रिलीज हुए हैं। जैसे जैसे इसकी न्यू चैप्टर्स रिलीज होते रहेंगे वैसे मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें IS-9MS का सीन दिखाया जाता है। वह जगह देखने में काफी खूबसूरत लग रही होती है। एक बंदा पैलेस के सामने खड़ा होकर बता रहा होता है, आज 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल 9 एवेंस के अबव एज सेंट दाव को प्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्लैन के लिए शानदार इवेंट है। आज इस शानदार प्रदर्शन को देखने का सौभाग्य सभी को मिला है। ये 3 जन्मों का सौभाग्य है। उस नज़ारों को देखने के लिए काफी लोग आए होते हैं। वो बंदा बताने लगता है, आइए हम रेस्पेक्टफुली वेलकम करते हैं 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनेबल का। वो इतना कहने के बाद पैलेस के दरवाज़ा ओपन होने लगती है। अंदर से एक बंदा और 8 खूबसूरत लड़कियां बाहर आने लगते हैं। उन्हें देखकर एक बंदा कहने लगता है, सच में ये 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल कितना शो ऑफ करता है। एक और बंदा भी बोलने लगता है, लड़कियों के मामले में उसका किस्मत बहुत ही अच्छी है। उधर देखो 8 टेम्परेचर सभी एक के एक टॉप नॉच की है। उनकी बात सुनकर एक एल्डर कहने लगता है, तुम जूनियर्स अच्छा होगा तुम सीरियस रहे तो। ऐसा असेंशन ट्रिबुलेशन का सीन तो तुम अपनी कई जिंदगियों में देख नहीं पाओगे। पास्ट में उसने मॉन्स्टर रेस से फाइट किया और पूरी डेमरिलम को ही डिस्ट्रॉय किया। आसान से कहे तो वो इनविजिबल एग्जिस्टेंस है। फिर हमें दिखाया जाता है 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल आसमान की तरफ देख रहा होता है और कहता है, आज इस वेनरेबल असेंड होगा, देखता हूँ कौन मुझे रुकने की हिम्मत करता है। इतना बोलकर वो आसमान की तरफ जंप करता है। तभी एक बंदा कहता है, ये स्टार्ट हो रही है। आसमान में एक बंदा दिखने लगता है। अपना एनसीबी उसको देख लेता है। तभी हमें अच्छे से उस बंदे को दिखाया जाता है। उसके पीछे एक ड्रैगन होती है और वो अपने हाथ में एक मिरर को पकड़ा होता है। उसको देखकर एक लड़की कहती है, वो नहीं, ये तो एंशियंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल है। यह नंबर 1 इटरन ट्रिबुलेशन है। उस लड़की की बात सुनने के बाद एक और बंदा कहने लगता है, हम बिलीव करते हैं 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल इनविजिबल है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एक बैटल में तय करते हैं। जो सुनकर वो बुड्ढा भी कहने लगता है, ठीक है। फिर ये अपनी धर्मा बड़ी को निकाल के उसके ऊपर धड़ाधड़ करके पंच मारने लगता है। वो बुड्ढा भी अपनी पास में जो मिरर होती है उसे सामने लगा देता है, जिसकी वजह से एक जोरदार सा चमक निकलने लगती है। फिर हमें 8 टेम्परेचर्स को दिखाया जाता है। एक होती है रेड रोम्बस एम्प्रेस यू हांगलिंग, दूसरी वर्मिलियम बर्ड एम्प्रेस जी जुयान होती है। पहली 9 एमएस स्वार्ड मेडन चूलिंग होती है। चूलिंग बताने लगती है, मास्टर हम इस वक्त के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सीन फाइट की ओर आती है। एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल को दिखाया जाता है। वो अपने जैसे कई सारे क्लोन्स को बनाया हुआ होता है। तभी ये कहता है, टाइम टेक्निक ये सही नहीं है। ये टाइम टेक्निक अलाउ करती है क्लोन्स को मल्टीपल डायमेंशंस में ट्रैवल करके सेलेस्टियल वेनरेबल्स को अनडाउन करने का। यदि लुए एक टाइम पीरियड में मारा जाता है तो उसे घातक डैमेज पड़ेगा। हमें पता चलता है मेन कैरेक्टर का नाम लुए है। अब से मैं इसे लुए ही कहूँगा। जी जुयान को दिखाया जाता है वर्मिलियम ब्लड एम्प्रेस। एक स्माइल देने लगती है। लुए भी एक स्माइल देते हुए कहता है, मुझे पता था तुम इस मुंह को इस्तेमाल करोगे, लेकिन मुझे माफ करना, सभी टाइम पीरियड में मैं इनविजिबल हूँ। लुए की बात सुनकर एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल भी जवाब देने लगता है, फेलोडाइस्ट घमंड में बात मत करो, मैं पहले ही तुम्हें सभी टाइम पीरियड में एक एक करके मार दिया हूँ। हमें दिखाया जाता है वो लुए को एक एक करके अलग अलग टाइम पीरियड में मार रहा होता है। उसकी बात सुनकर लुए कहता है, क्या? वो बुड्ढा भी कहने लगता है, फेलोडाइस्ट तुम्हारा स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन बदकिस्मत से तुम्हें इन्यांग डाउ डिवोरिंग ने काटा है। तभी मुझे ओपनिंग मिला, क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया? लुए को दिखाया जाता है। उसको चोट लगी होती है, चेहरे से खून निकल रही होती है। वो अपनी हाथ की तरफ देखकर कहता है, इन्यांग डाउ डिवोरिंग मुझे कौन फंसा रहा है? तभी उसको कुछ रियलाइज होती है, क्या ये हो सकता है? इतना बोल के वो नीचे 8 टेम्परेचर्स की तरफ देखता है। वो सभी एक केवल सा स्मेल दे रहे होते हैं। लुए मन में सोच रहा होता है, इस प्रकार का गू फार्मलेस होती है। गू को केवल इन एंड यांग यूनियन होने पर ही प्लांट कर सकते हैं। ऐसा करने में सक्षम तो केवल वही है। वो बुड्ढा कहने लगता है, हार और जीत का फैसला डिसाइड हो गया है फेलोडाइस्ट। ये अफसोस की बात है, तुम सच्चे और अच्छे थे, फिर भी तुम जिसे प्यार करते थे वही लोग आपके खिलाफ इस तरह का साजिश रचे है। उसकी बात सुनने के बाद एक लड़की कहने लगती है, कौन सच्चा और अच्छा है? हम बहुत समय से उसकी अवस और जुल्म से डरे हुए हैं। एक और लड़की कहती है, बड़े भैया क्या तुम्हें फेंगुशी अभी भी याद है? अगर तुम नहीं होते तो मेरे साथ फेंगुशी होता। यू हांगलिंग भी कहती है, यह तो बस एक मजाक है। उसने अपने मास्टर को धोखा दिया और अपने एंसेस्टर को बर्बाद कर दिया, मासूमों का कत्ल किया। चूलिंग कहने लगती है, हम आपको पर्सनली आपके फाइनल जर्नी पे सेंड करेंगे।
तुम शैतान, हमारे एक्शन डेमोस को मारने के लिए होंगे, जाके मर जाओ। एक बार तुम मर जाओगे तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। लुया भी अपनी हाथ में एनर्जी को गैदर करने लगता है और कहता है, क्या सिर्फ तुम लोग? पास्ट में तुम लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट किया था। अगर मैं नहीं होता तो आज तुम लोग एम्प्रेसेस के पोजीशंस पे नहीं होते। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लोग इतने एहसान फरामोश और कमीने रहोगे। वो बुड्ढा भी कहने लगता है, फेलोडाइस्ट, अभी डिस्ट्रैक्ट होने का समय नहीं है। जैसे ही लुए पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी तरफ से एक सील आ रही होती है। वह कार सीधा इसको लगती है, जिसकी वजह से वो जमीन में गिरता है। वो पर एक बहुत बड़ा धमाका होती है, जिसको देखकर वो लड़कियां मुस्कुरा रहे होते हैं। बाकी लोग टेंशन में देख रहे होते हैं क्या हुआ। लुए कहने लगता है, क्योंकि मुझे मरना ही है, फिर क्यों ना सभी एक साथ में मर जाए। तो इतना बोलकर वो अपनी बॉडी से खतरनाक तरीके का एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसको देखकर जुआन कहने लगती है वो अपनी कल्टीवेशन को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। वो सबको अपनी साथ में खींचना चाहता है। सभी लोग ऐसे भाग जाओ। चूलिंग कहती है, अब काफी देर हो गया है। एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल भी कहने लगता है, फेलोडाइस्ट, इतना दुखी क्यों हो? ये बैटल पूरी तरीके से सेटिस्फाइंग नहीं था। तुम उस गू द्वारा पॉइजन हुए थे, इसीलिए मेरे जी सही नहीं है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। फिर लुए और एट टेम्परस सोल्स को एक पोर्टल के अंदर भेजने लगता है और कहता है, उन्हें एक और बार अपने साथ आने दो, इस बार मुझे निराश मत करना। वो इतना कहने के बाद हमें बताया जाता है एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल द्वारा एक्टिवेट किया गया स्पेस टाइम रिवर्सल टेक्निक लुए और एट टेम्परस के सोल्स को 50 साल पहले वापस लाई है। फिर हमें लुए को दिखाया जाता है, वो आईने के सामने खड़ा होकर हैरान से कहने लगता है, सच में हम वापस आ गए हैं। तभी कोई दरवाजा खोल के अंदर आने लगता है। ये और कोई नहीं, चूलिंग होती है, फ्यूचर 9 एवेंस का स्वॉर्ड मेडन। अभी ये सिर्फ सर्वेंट होती है। वो अपनी सर पकड़ के कह रही होती है, मेरा सर चकरा रहे हैं। जैसे ही वो लुए को देखती है, वो अचानक कहने लगती है, ए शैतान, और अपनी मुंह पे हाथ रख के कहने लगती है, नहीं मास्टर। और अपनी मन में सोचती है, हम सब पास्ट में कैसे आ गए? क्या ये सपना था? उसको देखने के बाद लुए अपनी मन में सोच रहा होता है, उसकी रिएक्शन तो देखो, वो भी वापस आ गई है। अद्भुत है। मुझे फिर से एक बार चूज करने का मौका देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल। इतना सोच के वो अपनी मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो अपनी शूज को उतारने लगता है। चूलिंग को कुछ समझ नहीं आता। लुए टब में पैर रख के चूलिंग से कहने लगता है, आकर मेरा पैर दो। जो सुनकर चूलिंग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है। फिर वो बैठ के उसके पाँव धोने लगती है। लुए अपनी मन में सोच रहा होता है, मुझे धोखा देने की वजह से मैं इसे यहीं पर मार सकता हूँ, लेकिन कई बार मारना सही सजा नहीं होती। इस लड़की के अंदर गुस्सा और नफरत भरी हुई है। अगर मैं उसे मार भी दूँ तो भी उसे दर्द महसूस नहीं होगा। मैं चाहता हूँ वो जिंदा रहे और अच्छे से जीवन बिताए और पर्सनली एक्सपीरियंस करने देता हूँ। मेरे बिना उसकी जिंदगी का कितना दुखद अंत होता है, मैं देखना चाहता हूँ। लुए उसको बताने लगता है, वो सब कुछ सपना ही था, हम सब वापस आ चुके हैं। जो सुनकर चूलिंग को झटका लगने लगती है। अब उसे क्या बोलना है समझ नहीं आता। क्या हम वापस आ चुके हैं? लुए कहने लगता है, सही। एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल की स्पेस टाइम टेक्निक ने हम सभी को वापस ले आई है। मुझे साफ साफ याद है उस दिन तुमने क्या कहा था। चूलिंग के तो पसीने निकल रहे होते हैं और कहती है, फिर क्या? लुए बताता है, अब बस, क्या तुम्हें फ्रीडम चाहिए थी ना, अब से तुम फ्री हो। लुए अपने हाथ में एक टैबलेट को पकड़कर चूलिंग से पूछने लगता है, ये क्या है? चूलिंग भी बताने लगती है, ये आपका और मेरा लाइफ टैबलेट है। लुए उस टैबलेट को जलाने लगता है और चूलिंग से कहता है, कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट को मैं जला दिया हूँ, अब तुम वापस अपनी चूस वार्ड विला जा सकती हो। चूलिंग पूछने लगती है, लुए तुम्हारे पास 9 जिंदगी थी, फिर भी तुमने अपनी पहली जिंदगी में खुद को खत्म करने का फैसला क्यों किया? उसकी बात सुनकर लुए उसे गुस्से से कहने लगता है, ये तुम्हारा मामला नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी बात सुनने के बाद चूलिंग भी जाते हुए कहती है, अच्छा है, रिवर से लौट आए हो, तुम्हारा अंत अच्छी नहीं होगी। इतना बोलकर वो बाहर आ जाती है और अपनी मन में सोचने लगती है, लुए मेरे पास इनर स्वॉर्ड बॉडी है, अगर तुम नहीं होते तो मैं एक अच्छी लाइफ जी रही होती। डैड, मॉम, ब्रदर, लिंगर वापस आने वाली है। उसको देखकर लुए हंसने लगता है और कहता है, आरामखोर बाप, बेरहम माँ, कचड़ा सा भाई और ये बेचारी, वापस जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा असली नरक कैसे होती है। इस जिंदगी में मुझे उन पर जरा सा भी दया नहीं आएगी। इन 8 औरतों के सम्मत के बिना मैं निश्चित रूप से एक ऊंची मुकाम पर पहुंचूंगा। इतना सोचकर बाहर जाने ही वाला होता है, तभी कोई लात मार के दरवाजे को तोड़ देता है। उसको देखकर लुए सोचता है, फेरी वांगलिन नहीं, अब उसे यू हांगलिंग बुलाना चाहिए। यू हांगलिंग को दिखाते हैं। वो कहती है, लुए मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना बोलकर उसे किक करने जाती है। लुए सीधा उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसके मुंह के पास आकर कहता है, तुम अब भी मुझे मारने की हिम्मत करती हो?
हॉन्गलिंग शर्माने लगती है क्योंकि लुए उसे गलत पोजीशन में पकड़ लिया होता है। वो कहती हैं तुम क्या करना चाहते हो। लुए बताने लगता है आज तुम्हें मेरे दरवाजा को ठीक करना ही पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हारा गला घोट के जान ले लूंगा। हॉन्गलिंग कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, अगर तुम नहीं होते तो मैं फेंगुशी के साथ होती। वो कहता है तो फिर तुम्हें अपनी जिंदगी को बचाना ही पड़ेगा उसे ढूंढने के लिए, सही है ना। इतना बोलकर उसकी गला को और जोर से दबाने लगता है। वो कहने लगती है मैं उसे फिक्स करूंगी। मन में सोचती है दत्त तेरी की, वापस तो आ गई, लेकिन फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। लुए उसको सीधा बाहर फेंक देता है और वो कार जमीन में गिरती है। वो कहता है मैं वापस आने तक डोर फिक्स नहीं हुआ तो समझो तुम मर गई। हॉन्गलिंग खड़े होकर कहने लगती है लुए वैसे भी हम पिछले लाइफ में दाव कंपेनियन थे, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। उसकी बात सुनकर लुए कहता है वो सिर्फ पास्ट लाइफ में था, इस लाइफ में हम एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। इतना कहने के बाद लुए एक दूसरी जगह पर आ जाता है। अंदर हमें एक खूबसूरत औरत को दिखाया जाता है, उसका नाम बाई क्यूलान होती है। लुए आकर उसे रेस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है मास्टर को मेरा नमस्कार। तो अभी पीछे मुड़कर उसे कहने लगती है क्यों तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है। उसकी बात सुनने के बाद लुए उसे कहने लगता है डिसिपल सीखने में अच्छा नहीं था, कल्टीवेट करते समय ब्रेक थ्रू करना चाहा, इसीलिए 9 जिंदगियों को एक जिंदगी में मर्ज किया, इसीलिए एक ही जिंदगी है। उसकी मास्टर भी बताने लगती है मैंने टाइम पावर को इकट्ठा करने का तरीका ढूंढ लिया हूँ, पास्ट लाइफ के मैटर्स को एक सपना समझकर भूल जाओ, ऐसा दोबारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में दोबारा बगावत करने का ख्याल आ गए तो मास्टर निश्चित रूप से इस संप्रदाय को खत्म कर देगी। उसकी बात सुनने के बाद लुए कहता है डिस्पल इस बात को ध्यान में रखेगा। मन में सोचता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने कोई तरीका ढूंढ लिया है। अगर मैंने चाउस इन जहर को खुद में ट्रांसफर नहीं किया होता तो क्या तुम फिर भी ताइन एम्प्रेस रहती। फिर लुए एक चट्टान पे आ गया होता है कल्टीवेट करने के लिए। वो कह रहा होता है मेरा कल्टीवेशन वापस से क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेयर पर आ गई है, लगता है मुझे फिर से स्टार्टिंग से कल्टीवेट करना पड़ेगा। फिर वो कहने लगता है ओल्ड पार्टनर तुम यही हो क्या। इतना कहने के बाद उसके सामने एक सिस्टम के पैनल ओपन हो जाती है। सिस्टम कहने लगती है डिंग होस्ट मैं यही पे हूँ, आपको क्या चाहिए। लुए कहने लगता है अच्छी बात है तुम मेरे साथ आ गई, क्या अब तुम्हें एनर्जी नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर सिस्टम कहने लगती है मैं हेवनली डाउ बन चुका हूँ, अब मुझे क्या एनर्जी चाहिए। जो सुनकर लुए कहने लगता है सच है, लेकिन तुम्हारा हेवनली डाउ बनना काफी बेरहम है, मुझ पर सीधा इटरनल ग्रेट एबुलेशन डालना क्या ये जरूरी था। उसकी बात सुनकर सिस्टम भी बताने लगती है बस जरूरी था, क्योंकि आप मेरे होस्ट हो, आपको स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। लुए भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, अब कल्टीवेशन स्टार्ट करो। जो सुनकर सिस्टम भी कहती है 9 लाइफ्स अनडाइंग हेवन स्क्रिप्चर कल्टीवेशन स्टार्ट। सीन शिफ्ट होकर हमें चूसवाड़ विलेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है। चूलिंग जैसे तैसे करके वहाँ पे पहुंच गई होती है, वो काफी थकी होती है, इसी वजह से वो आफ रही होती है। वो कहती है डार्ट मॉम मैं वापस आ गई। गेट के सामने 2 लोग खड़े होते हैं। एक बंदा चूलिंग को देखकर अपनी मन में सोचता है ये तो एल्डेस्ट मिस है, ये कैसे वापस आ गई है। फिर वो जाके चूलिंग से कहने लगता है ये भिखारी कहाँ से आ रही हो, क्या चूसवाड़ विला ऐसी जगह है जहाँ तुम आ सकते हो, जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। उसकी बात सुनने के बाद चूलिंग उसको बताने लगती है मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मैं एल्डेस्ट मिस हूँ, मैं चूलिंग। चूलिंग की बात सुनने के बाद भी वो बंदा अपनी स्वाड को निकाल के उसे बोलने लगता है बदतमीज, ये जंगली लड़की कहाँ से आ गई है, एल्डेस्ट मिस होने का दिखावा करने की हिम्मत कर रही है, तुरंत यहाँ से चली जाओ वरना मेरे तलवार को बेरहम होने का दोष मत देना। चूलिंग आकर उसकी आंख पकड़कर उससे बोलने लगती है चूसी मेरे चेहरे को ध्यान से देखो, मैं चूलिंग हूँ, बचपन में तुमने मुझे उठाया था और खाने के लिए कैंडी भी दिए थे। वो बंदा भी उसे पीछे धकेलते हुए कहता है वैसे भी तुम चू फैमिली की ब्लड लाइन नहीं हो, वापस क्यों आए हो। और वो अपनी मन में सोचता है क्या तुम बेवकूफ हो, आखिरकार शैतान के कब्जे से बच के फिर भी मौत के गले लगने वापस आ गई हो। चूलिंग उसे बताने लगती हैं हालांकि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन विला के मास्टर और मैडम ने मेरे साथ सगी बेटे जैसा व्यवहार किया है, नहीं हम सगी बेटे से भी ज्यादा करीब है। तभी दूसरा बंदा चिल्लाने लगता है सच में एल्डेस्ट मिस चूलिंग वापस आ गई है, इनेट स्वाड बॉडी वापस आ गई है। चूसी सोचता है अब सब कुछ खत्म हो गया है। विला के अंदर से 2 लोग आने लगते हैं। ये बंदा चूसवाड़ विला के मास्टर चू शाओटियांग होता है, वो चूलिंग की अडॉप्टिव मदर जेंगशियू होती है।
स्वाड विला के मास्टर बोलने लगता है, लिंगर तुम वापस आ गई, फादर ने तुम्हें बहुत मिस किया। चुलिंग आकर उसकी बाप की गले लग जाती है और कहती है, डैड मैं वापस आ गई हूँ। चुलिंग का माँ भी उसे बोलने लगती है, अरे लड़की तुम इतने लंबे समय तक कहाँ चली गई थी, एक लेटर तक नहीं भेजी, तुम्हें पता है हम लोग चिंता में मरे जा रहे थे। चुलिंग उसे बताने लगती है, मुझे माफ करना, मुझे बंधक बनाकर ग्रेट डाउ सेक्ट में ले जाया गया था, वो लोग मुझे आपसे कांटेक्ट करने नहीं दे रहे थे, मैं चुपके वहां से भाग कर रही हूँ, अब कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक और बंदा आने लगता है, ये चूलिंग का बड़ा भाई चूशुफे होता है, वो रो रहा होता है, अपनी मन में सोचता है, भगवान का शुक्र है बलि का बकरा वापस आ गई है, अब भी सैंग मास्टर बच गया। फिर हमें लुए के कल्टीवेशन करने का सीन दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है फर्स्ट लेयर ऑफ हेवन जहाँ ग्रेट डाउ सेक्ट है वह सबसे कमजोर दुनिया है। कल्टीवेशन के लेवल्स पोस्ट नटल, प्री नटल, क्यूआई रिफाइनिंग, वर्जिंग कोर, शटरिंग, इनफैक्ट वाइड रिफाइनिंग, डाउ इंटीग्रेशन में डिवाइड हुए हैं। पिछले लाइफ की एक्सपीरियंस से लुए ने सिर्फ 15 दिन में क्यूआर रिफाइनिंग के लेवल 5 से लेकर लेवल 9 तक ब्रेक थ्रू किया और कोर फॉर्मेशन को शुरू किया। तभी लुए कांपने लगता है, उसके मुंह से खून भी निकलने लगती है। वो सोचता है क्या हुआ, शरीर में मौजूद ट्रू क्यूआई का सिर्फ आधा हिस्सा कोर को बनाने में हिस्सा ले रही है, बाकी आधा हिस्सा जम गया है और हिल भी नहीं रही है। तभी सिस्टम डिंग करके बताने लगती है, उसके बॉडी में हेवनली रिजिडिटी पॉइजन डिटेक्ट किया है। जो सुनकर लुए भी कहने लगता है, हेवनली रिजिडिटी पॉइजन, जरूर वो औरत फिर से चाल चल रही है। असल में उन्होंने एक और लेयर लगा दी, हेवनली रिजिडिटी पॉइजन सिर्फ मेरे अंदर इंडियन डाउ डिवोरिंग गू ही नहीं डाला, साफ है कि वो चाहती है मैं नौ जिंदगी होने के बाद भी हालात को ना बदल पाऊं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है मेरे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। फिर सिस्टम से पूछता है, सिस्टम क्या इस जहर को खत्म करने का कोई तरीका है? सिस्टम भी बताने लगती है, बिल्कुल है, बस ओरिजिन को रिलम में ब्रेक थ्रू करना है, ट्रू क्यूआई स्ट्रक्चर को चेंज करना है, ट्रू क्यूआई को ट्रू एसेंस के ट्रांसफर करने के बाद फिर हेवनली रिजिडिटी पॉइजन डिसॉल्व हो जाएगा। लुए बताने लगता है, ओरिजिन कोर रिलम में ब्रेक थ्रू करना है, लेकिन मैं अभी सिर्फ अपनी हाफ ट्रू एनर्जी को ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, ओरिजिन कोर बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तभी वो कहता है, ऐसा ही है, मैंने एक बार एक परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल को रिफाइन किया था, जब तक मैं उसे खाऊंगा मैं ओरिजिन कोर रिलम में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल बहुत ही रेयर है, पिछले जन्म में मैंने ग्रेट डाउ सेक्ट में यू हांगलिंग को दी थी, इस लाइफ में उसे देने की कोई जरूरत नहीं है। लुए सामने की तरफ देखता है, गेट के ऊपर एक पक्षी होती है, वो बताने लगती है, ग्रेट डाउ सेट के 92nd जनरेशन के डिस्पल बाय क्यूलिंग की डिस्पल यू हांगलिन ने 1 महीना और 16 दिन में ही क्यूआई रिफाइनिंग पूरी की है। ग्रेट डाउ सेट का क्यूआई रिफाइनिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। रिवॉर्ड में उसे 1 बॉटल पियरलेस रिटर्निंग ओरिजिन पिल्स, 3 प्रीशियस आर्टिफिक्स, ट्रू डिस्पल का लेगेसी और 2 कुछ चुने हुए डिवाइन एबिलिटीज मिलेंगे। जो सुनकर लुए बताने लगता है, फ्यूचर एम्प्रेस से जैसे उम्मीद थी काफी तेजी से कल्टीवेट कर रही है मेरे पास सिस्टम में, फिर भी मैं उसे 2 दिन फास्ट हूँ। इतना कहने के बाद लुए चट्टान के ऊपर से नीचे कूदने लगता है। सिस्टम पूछती है, ओ स्टॉप कहाँ जा रहे हो? वो बताता है, माउंटेन के नीचे जा रहा हूँ, वाइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट के टॉम पे रिटर्निंग ओरिजिन पिल लेने जो मुझसे बिलोंग करती है। कोई हमें बता रहा होता है, ग्रेट डाउ सेट से 1000 किलोमीटर दूर वेस्ट में एक एंशियंट टॉम है। मेरे पिछले लाइफ के एक्सपीरियंस के अनुसार इस टॉम को अगले महीने तक कोई और नहीं ढूंढ पाएगा। उस एंशियंट टॉम की तरफ कोई जा रहा होता है। एंशियंट टॉम के अंदर सबसे कीमती चीज है 9 लाइफ्स अनडाइंग एवेंट स्क्रिप्चर का फ्रेगमेंट और परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल है। ये और कोई नहीं यू हांगलिंग होती है। वो आकर उस बुक को लेकर कहती है, सीनियर ब्रदर इस लाइफ में मैं आपसे एक कदम आगे हूँ। जैसे वो इतना बोलती है और वो कुछ देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है, ये तो उस बुक के अंदर लिखा होता है, तुम खुतिया कही के तुम बहुत लेट हो। जो देखकर होंगलिंग को गुस्सा आ जाती है और वो उस बुक को नीचे फेंकते हुए कहती है, लुए तुम कमीने कही के। तभी उसकी चारों तरफ से एक फॉर्मेशन बनने लगती है और वो उसमें फंस जाती है। वो कहती है, लुए मुझे बाहर आने दो। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। होंगलिन वहां से बच के आ गई होती है। वो सीधा आकर लुए के दरवाजे पे लात मारने लगती है, लुए यहाँ से बाहर आ जाओ। तभी अंदर से एक एनर्जी से बना हुआ हाथ आकर होंगलिन को लगती है, जिसकी वजह से वो सीधा पीछे जाके एक जमीन में गिरती है। लुए कहता है, क्या तुम्हें अपनी माँ ने नहीं सिखाया है किसी के रूम में एंटर करने से पहले नॉक करना है? उसकी बात सुनकर होंगलिन भी दांत पीस कर अपनी मन में सोचती है, लुए तुम कमीने हो, अगर मैं बाहर मर भी जाऊँ तो भी तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगी। और वो दरवाजे के पास आकर पैर से बोलने लगती है, सीनियर ब्रदर क्या आप डोर ओपन कर सकते हो? लुए बोलता है, यहाँ से दफा हो जाओ।
जो सुनकर होंगलिंग कहती है, क्या तुमने ही एंशियंट टॉम से परफेक्ट रिटर्निंग और जंप लिया है? इतना बोल के डोर को धड़ाधड़ करके मारने लगती है। लुए अंदर से एक और अटैक करता है, वो आकर होंगलिंग को लगती है, जिसकी वजह से वो पीछे चली जाती है और अपनी मन में सोचती है खुद को रोकना होगा, अब मैं गुस्सा नहीं कर सकती। होंगलिंग लुए से फिर से गंभीर आवाज में पूछने लगती है, क्या तुमने ही एंशियंट टॉम से परफेक्ट रिटर्निंग और जंपिल को लिया है? जो सुनने के बाद लुए कहता है, मैंने नहीं लिया है और यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर होंगलिंग को बहुत ही गुस्सा आने लगती है और वो कहती है, तुम्हें उस लेने का स्किल तो है लेकिन उसे मारने की हिम्मत नहीं है। लुए, मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक फाइट करेंगी, इतना बोल के अटैक करने के लिए आने लगती हैं। तभी अचानक उसके सामने उसकी मास्टर आ जाती है और वो कहने लगती है, होंगलिंग शांत हो जाओ। होंगलिंग उसकी मास्टर को देखकर वही रुक जाती है और वो जमीन में बैठ के रोते हुए कहती है, मास्टर उसने मुझे मारा है। जो सुनकर उसकी मास्टर लुए से पूछने लगती है, तुमने अपनी जूनियर सिस्टर को क्यों मारा है? लिया उसको बताने लगता है, बिना डोर को ना किए वो मेरे रूम में एंटर करना चाहती थी, ये बदतमीजी है। उसकी मास्टर बताने लगती है, लेकिन वह तुम्हारी जूनियर सिस्टर है। फिर होंगलिंग को उठाते हुए वो कहती है, भूल जाओ होंगलिंग, तुम्हारा लुए से क्या लेना देना है? जो सुनकर होंगलिंग खड़े होकर बताने लगती है, उसने परफेक्ट रिटर्निंग और जंप लिया है, उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं उससे इसके लिए ट्रेड करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मास्टर लुए से कहने लगती है, लुए तुम्हारा टैलेंट अच्छा है, तुम्हें परफेक्ट रिटर्निंग और जंपिल की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसे अपनी जूनियर सिस्टर को क्यों नहीं दे देते? अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तुम मुझसे मांग सकते हो। जो सुनकर लुए बताने लगता है, माफ़ करना, मुझे भी वो पिल चाहिए। होंगलिंग कहने लगती है, बकवास है लुए, क्या तुम्हें सच में लगता है परफेक्ट रिटर्निंग और जंपिल के बिना मैं एक सेंट कोर को कंडेंस नहीं कर सकती? उसकी बात सुनने के बाद लुए उस पिल को बाहर निकालते लगता है, जो देखकर उसकी मास्टर भी कहने लगती है, सही है, अच्छे बच्चे की तरह उसे दे दो। लुए एक स्माइल देने लगता है, फिर उस पिल को वही खाने लगता है, जिसको देखकर उसकी मास्टर भी कहती है, लुए तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? होंगलिंग वहां से जाते हुए कहती है, लुए मैं डेफिनेटली सेंट कोर को कंडेंस करूंगी और तुम्हारे मुंह पे ऊपर मारूंगी। होंगलिंग जाने के बाद मास्टर लुए से कहने लगती है, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में बहुत ही गुस्सा है, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो इतना कहने के बाद सीन शिफ्ट होकर हमें चूस वार्ड विला का सीन दिखाया जाता है। चुलिंग को उसकी माँ हलवा खिला रही होती है और चुलिंग से कहने लगती है, मैं इस हलवा को पर्सनली तुम्हारे लिए बनाया हूँ, इसे टेस्ट करो कैसा है बताओ। चुलिंग भी उसे खाने के बाद उसकी माँ से कहने लगती है, आपका शुक्रिया माँ, आप ही हो इस दुनिया में मेरा इतना ध्यान रखते हो, मैं इस लाइफ में तुम्हें और पापा को छोड़कर फिर कभी नहीं जाऊंगी। जो सुनकर उसकी माँ भी बोलने लगती है, सच में अपने सगे माँ बाप से भी अच्छे हैं। चुलिंग कहने लगती है, मुझे जन्म देने के बाद वो लोग गायब हो गए हैं, वो आपके और पापा के बराबर कैसे कर सकते हैं? उसकी माँ भी कहने लगती है, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तुम आराम करो। जो सुनकर चुलिंग भी ओके बोल देती है। उसकी माँ सोचने लगती है, हम बच गए, हमारी फैमिली अब सेफ है। चुलिंग को नींद आने लगती है, इसलिए उसको माँ को बताने लगती है, माँ मुझे अचानक इतना नींद क्यों आ रही है? उसकी माँ भी कहने लगती है, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। इतना बोलकर वो चली जाती है। चुलिंग बेड के ऊपर लेटकर सोचने लगती है, अजीब बात है, इतने जोर से नींद क्यों आ रही है? तभी वो कहती है, ग्रेट स्लॉटर स्वॉर्ड स्क्रिप्चर को सर्कुलेट करो और बताओ मुझे क्या हो रही है। इतना कहने के बाद उसकी बॉडी को एक पर्पल एनर्जी कवर करने लगती है और उसे पता लगता है उसके बॉडी में जहर है और उठ के सोचने लगती है, मेरे शरीर में जहर है, क्या ऐसा हो सकता है उस हलवे में? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, उसे माँ ने खुद अपनी हाथों से बनाए हैं, वो कैसे मुझे जहर दे सकती है? तभी कोई दरवाजा को नॉक करने लगता है, कह रहा होता है, लिंगर क्या तुम सो गई हो? जो सुनकर चुलिंग कुछ नहीं बोलती है, वो वापस सोने जैसा नाटक करने लगती है। तभी दरवाजा खोल के कोई अंदर आने लगता है और बताने लगते हैं, उसे पॉइजन दिया है, अब हम लोग काम को शुरू कर सकते हैं। जो सुनकर चुलिंग का भाई कहने लगता है, माँ आपसे जैसे उम्मीद थी, ये और कोई नहीं चुलिंग की माँ और उसकी भाई होते हैं। वो कहती है, आ जाओ इसे लेकर वर्ल्ड एंसेस्टर के पास में भेजो। चुलिंग का भाई हंसने लगता है। चुलिंग को दिखाया जाता है, उनकी बात सुनकर वो रो रही होती है। फिर वो चुलिंग को उठाकर उनके एंसेस्टर के पास लेकर जा रहे होते हैं। विला के मास्टर एक सर्वेंट से पूछने लगता है, क्या तुमने चूसी से डील कर ली है? वो सर्वेंट भी बताने लगता है, विला मास्टर हम उससे निपट चुके हैं, अब कोई भी नहीं बचा, चूसी को वो लोग मार चुके होते हैं। विला मास्टर कहने लगता है, अच्छा है। वो छोटा सा सर्वेंट लगभग मेरे प्लान को बिगाड़ ही चुका था। फिर वो अपनी बेटे की तरफ देख के उससे कहता है, अगर वो लौट के वापस मौत को गले लगने नहीं आ जाती तो उस वर्ड का सैक्रिफाइस तुम होते।
फ्यूचर में हमेशा पीने और खेलना बंद करो। वो भी कहता है डैड मैं गलत हूँ, मैं अब से डेफिनेटली प्रॉपर कल्टीवेशन करूंगा। उनकी बात सुनकर चूलिंग अपनी मन में सोचती है मरने के लिए आई हूँ, स्वार्थ सैक्रिफाइस, तो ये लोग इसी मकसद के लिए मुझे पाला है। चूलिंग का भाई मुंह से लार टपकाते हुए कहता है वैसे भी वो मरने जा रही है, क्यों ना मैं उसे यूज कर लूँ थोड़ी देर के लिए, बस आधा घंटा काफी है। जो सुनने के बाद उसका बाप उसकी कान को खींचते हुए कहता है किस तरह की बकवास कर रहे हो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है, चू फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद मत करो। वो कहता है डैड दर्द हो रही है, वो सिर्फ दो मरे हुए स्लेव्स की बेटी है, मेरी सगी बहन नहीं है। चुलिंग भी अपनी मन में सोचती है तो मेरे असली पेरेंट्स को इन्हीं लोगों ने मारा है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। उसकी माँ आकर उसे कहने लगती है कैसा होगा तुम अपने बेटे को उसके साथ में अकेला छोड़ दो आधा घंटे के लिए। उसकी बात सुनकर विला के मास्टर भी कहता है नहीं, ओल्ड एंसेस्टर का स्वॉर्ड फॉर्जिंग डिले होता है तो हमारी पूरी फैमिली को सफर करना पड़ेगा। उसकी माँ की बात सुनने के बाद चूलिंग अपनी मन में सोचती है मैंने उसे अपनी सगी माँ जैसा ट्रीट किया था, लेकिन उसने सच में इस तरह की घटिया बात कही है। लुए, क्या यही सच्चाई थी जिसकी वजह से तुम मुझे वापस घर को जाने नहीं दे रहे थे? चूलिंग को पास्ट का सीन याद आने लगती है। लुए चूलिंग को कल्टिवेट करवा रहा होता है। चूलिंग कहने लगती है यंग मास्टर मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे एक बार घर जाने दीजिए, मैं अपनी माँ बाप को बहुत मिस कर रही हूँ। फिर लुए उसके पीछे आकर उसे बताने लगता है वैसे भी वो तुम्हारी असली माँ बाप नहीं है, घर जाने में इतना जल्दी क्यों कर रही हो? चूलिंग मुंह फुलाकर लुए से कहने लगती हैं वो लोग मुझे असली माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करते हैं यंग मास्टर, आप उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। जो सुनकर लुए भी कहता है ठीक है, जब वो स्वार्ड बन जाएगी तब मैं तुम्हें घर लेकर चलूंगा। उसकी बात सुनकर चूलिंग लुए के हाथ पकड़कर कहने लगती है यंग मास्टर तुम झूठ बोल रहे हो, किस स्वार्ड को इतने लंबे समय तक बनाने की जरूरत होती है? तुम पक्का मुझे फिर से झूठ बोल के फंसाना चाहते हो? फिर चूलिंग कुछ समय बाद अपनी चूसवाड़ विला आई होती है और वो देखती है चूसवाड़ विला में पूरी तरह से आग लगी होती है, जिसको देखकर चूलिंग उसके सामने बैठ के रोते हुए कहती है मॉम डैड मैं वापस आ गई हूँ। फिर वो गुस्से से कहने लगती है लुए तुम कमीने कही के ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। चूलिंग सोचने लगती है लुए तुम इसी स्वॉर्ड के बारे में मेंशन किया था, वो एक्चुअली में ये डीमन स्वॉर्ड थी। वो इतना सोचने के बाद फिर हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम कहने लगती है दुख की बात है, वो कोमा में चली गई है, अब तुम चू फैमिली की बातें नहीं सुन सकते। लुए सिस्टम की वजह से जो कुछ भी हो रही होती है वो सब कुछ देख रहा होता है। लुए कहता है वो रिबॉर्न हुई है ग्रेट टेम्पररी लम से, वो छोटी सी पॉइजन से कोमा में कैसे जा सकती है? सिर्फ उसे ये सच को मानने की हिम्मत नहीं है, इसके लिए कुछ समय चाहिए। सिस्टम पूछने लगती है मास्टर क्या आप उसे बचाना चाहते हो? लुए कहता है उसे बचाऊं? मैं बहुत खुश हूँ कि उसका ऐसा हाल हुआ है, इसके अलावा उसे बचाने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। चूलिंग को वो लोग उनके एंसेस्टर के पास लेकर आ गए होते हैं। वो सभी अपनी घुटने पे बैठकर उनके एंसेस्टर को ग्रीट करने लगते हैं। उनकी वर्ल्ड एंसेस्टर को दिखाया जाता है, उसका नाम चू चांगशेंग होता है। वो चूलिंग को देखकर कहता है इतनी बुरी भी नहीं है, उसको मुझे सौंप दो, तुम दोनों ये रह के डीमन स्वॉर्ड कंप्लीट होने का सेरेमनी को देख लो। जो सुनकर वो दोनों भी उनके एंसेस्टर को शुक्रिया कहने लगते हैं। फिर हमें उस डीमन स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, फायर के अंदर होती है। उसे देखकर बूढ़ा भी कहने लगता है इस डीमन स्वॉर्ड को मैं 30 साल से खून पसीने से बना रहा हूँ, अब सिर्फ आखिरी स्टेप बचा है। विलय का मास्टर कहने लगता है होल्ड एंसेस्टर आपको बधाई हो, एक बार जब डीमन स्वॉर्ड बन जाएगी तो आप एक ही बारी में शैटरिंग इन्फेक्ट्री में कदम रख पाएंगे। उसके इतना कहने के बाद उनका ओल्ड एंसेस्टर कुछ साइन बनाने लगता है, जिसकी वजह से कई सारे स्वॉर्ड्स बनकर डीमन स्वॉर्ड की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो कहता है स्वॉर्ड सैक्रिफाइस को लेकर आओ। जो सुनकर विला के मास्टर चूलिंग को उठाकर लेकर आने लगता है। वो कहता है चू फैमिली के स्वॉर्ड सैक्रिफाइस होने के लिए इतने सालों से तुम्हारा पालना बेकार नहीं गया है। इतना बोलने के बाद वो चूलिंग को ऊपर से आग में फेंक देता है। बाहर में उसके बेटे को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है सच में ये बेकार है, उसे मैं एंजॉय नहीं कर पाया। वापस चूलिंग को दिखाया जाता है, वो नीचे गिर रही होती है लेकिन वो एक स्माइल देने लगती है। फिर वो अपनी खून को डीमन स्वॉर्ड के ऊपर फेंकने लगती है। जैसे ही डीमन स्वॉर्ड के ऊपर खून गिरती है वो रिएक्शन देने लगती है, जिसको देखकर उसका बाप भी हैरान होकर कहता है क्या हुआ? फिर हमें चूलिंग को दिखाया जाता है, वो डीमन स्वॉर्ड को पकड़कर हवा में उड़ रही होती है, उसकी कपड़े जल रहे होते हैं।
जो देखकर उनका एंसेस्टर भी हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है। जैसे वो इतना बोलता है, चूलिंग सीधा स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने आने लगती है। वो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके अटैक को रोकने लगता है, लेकिन चूलिंग का अटैक इतनी स्ट्रांग होती है उसका स्वॉर्ड ही टूट जाती है और वो चिल्ला के कहने लगता है, डीमन स्वॉर्ड ऐसे नहीं होनी चाहिए। जैसे वो इतना बोलता है, चूलिंग उसकी सर को ही उड़ा लेती है और कहती है डीमन स्वॉर्ड को डीमंस को मारने के लिए ही यूज करना चाहिए। चूलिंग नीचे आने लगती है। उसका बाप भी जमीन में बैठकर कह रहा होता है, तुम चूलिंग हो नहीं, तुम लिंगर हो। चूलिंग उसके सामने आकर कहने लगती है, क्यों ऐसा किया? मैंने तुम्हें अपने सबसे करीबी परिवार की तरह माना था, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसका बाप भी बोलने लगता है, लिंगर अब तुम पावरफुल हो, तुम्हें स्वार्थ सैक्रिफाइस होने की कोई जरूरत नहीं है, चलो घर चलते हैं। उसकी बात सुनकर चूलिंग गुस्से से उससे कहने लगती है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे लिंगर कहने की लायक हो? इतना बोलने के बाद इसके सर को भी उखाड़ लेती है। पीछे उसका बेटा खड़ा होकर देख रहा होता है। लिंगर उसकी तरफ देखकर कहने लगती है, और तुम जानवर कहीं के। जो सुनने के बाद वह बंदा घबरा कर अपनी सर को जमीन में मारते हुए कहने लगता है, हाँ मैं जानवर हूँ, मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। लेकिन लिंगर सीधा उसको सर को ही उखाड़ देती है और कहने लगती है, तुम कुत्ते से भी बेकार हो। फिर हमें उसकी माँ को दिखाया जाता है। वो कुछ देखकर शॉक हो गई होती है, क्योंकि लिंगर बाहर आ रही होती है। उससे पूछने लगती है, चूलिंग तुम अकेली बाहर क्यों आ रही हो, वो लोग किधर हैं? चूलिंग उसके बगल में ही जाते हुए कहती है, कौन है वो लोग? उसकी माँ भी कहने लगती है, वो तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा परिवार है। जो सुनकर लिंगर पीछे मुड़कर उसे कहती है, मेरा कोई परिवार नहीं है। फिर उसके ऊपर भी अटैक करके कहती है, जाओ जाके तुम भी उन्हें कंपनी दो। फिर जाते हुए कहती हैं, चू फैमिली के सभी लोग मरना डिजर्व करते हैं। वो इतना कहने के बाद हमें चू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। लिंगर चू फैमिली के सभी लोगों को मार दिया होती है। विला के सामने ही वो स्वॉर्ड को पकड़कर बैठी होती है। लुए सबको सिस्टम्स की मदद से देख रहा होता है और वो कहता है, इतना बुरा भी नहीं है। पूरी चू स्वॉर्ड विला में कोई नहीं बचा, एक मुर्गी तक को भी नहीं छोड़ा। चलो अब इसे बंद करो। इतना बोल के सिस्टम विंडो को क्लोज करता है। सिस्टम बीप करके कहने लगती है, मास्टर और देखना नहीं चाहते हो? कुछ वक्त में एक नॉनसेंसुअल रिलम का कल्टीवेटर उसे मारने के लिए आएगा। जो सुनकर लुए कहता है, वो डिजर्व करती है। वो इतना कहने के बाद हमें लिंगर का सीन दिखाया जाता है। वो रोते हुए कह रही होती है, मैं गलत थी। उसने पास्ट में जो किया था उसका पछतावा हो रही होती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आने लगता है नॉनसेंसुअल रिलम का। इसका नाम लीजियन होती है। और डीमन स्वॉर्ड को देखकर कहता है, सच में डीमन स्वॉर्ड सक्सेसफुली फॉर्ज हुई है। चूलिंग से कहने लगता है, क्योंकि डीमन स्वॉर्ड ने तुम्हें पेन दिया है, इसलिए तुमसे उसे अलग करने दो। इतना बोल के लिंगर के ऊपर स्वॉर्ड निकाल के हमला करने लगता है, लेकिन लिंगर कुछ रिएक्शन नहीं देती है, वैसे ही बैठी होती है। इसलिए वो अपनी तलवार को रोक लेता है और कहता है, इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, क्या ये बेवकूफ़ है? डीमन स्वॉर्ड मेरी है, अब मरो। इतना बोल के फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार लिंगर अपनी स्वॉर्ड सामने रखती है, जिसकी वजह से उन दोनों का स्वॉर्ड टकराते हैं, जिसकी वजह से शॉकवेव्स निकलने लगती हैं। उस बंदे के कपड़े फट जाते हैं और वो पीछे जाके गिरता है और वो कहता है, ये लड़की सिर्फ ओरिजिनल कोरिला में ही है, लेकिन इसकी स्वॉर्डमैनशिप इतनी कमाल की है। इसके बॉडी के अंदर कोई बड़ा राज छुपा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डीमन स्वॉर्ड के अलावा एक और बड़ा मौका मिलेगा। वो इतना बोल ही रहा होता है। लिंगर वहाँ से जाने लगती है। ये बंदा भी उसका पीछे करता हुआ कहने लगता है, अच्छी बच्ची वापस आ जाओ, अंकल बुरे आदमी नहीं है। लिंगर अपनी मन में सोच रही होती है, मैं गलत थी, मुझे थोड़ी वक्त के लिए अकेले रहना होगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होंगलिंग को दिखाया जाता है। वो लुए के कमरे के दरवाजे को मारते हुए कह रही होती है, लुए बाहर आ जाओ, लेकिन लुए डोर को ओपन नहीं करता है। इसलिए होंगलिंग बोलती है, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं अंदर आऊँगी। इतना बोल के दरवाजे को लात मारने जाने लगती है, लेकिन उसे पहले का सीन याद आता है जब लुए ने उसका गला पकड़ा था। होंगलिंग सोचने लगती है, चलो लात मारना भूल जाओ। लुए से पूछने लगती है, लुए ऐसा क्यों है? मैंने ट्रेजर और पिल्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं सिर्फ हेवनली कोर ही कंडेंस कर पाई हूँ। साफ है, कोई भी बिना पिल्स और ट्रेजर्स का इस्तेमाल किए बिना ही सेंट कोर को कंडेंस कर सकता है। लुए, क्या तुम जानबूझकर मेरे कल्टीवेशन में नुकसान पहुंचाए हैं? तुम एक विलन हो, पूरे तरीके से एक विलन। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। लुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। सिस्टम कहने लगती है, मास्टर वो आपको गाली दे रही है और आप चुपचाप सुन रहे हो। जो सुनकर लुए कहने लगता है, कान को सील कर दो, सिर्फ कल्टीवेशन पे फोकस करो। इस लाइफ में मुझे सेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। होंगलिंग की मास्टर भी वहीं पर आने लगती है और उससे कहने लगती है, होंगलिंग गाली देना बंद करो,
तुम हेवनली कोर को कंडेंस किया है, इससे लुए का क्या लेना देना है। वांग निंग भी उसकी मास्टर को देखकर कहने लगती है, पहले जब भी मैं ब्रेक थ्रू करने वाली थी वो मेरी मदद के लिए कई सारे पिल्स और ट्रेजर्स देता था, एक एक कर इससे मेरा ब्रेक थ्रू परफेक्ट हो जाएगी। तो इस बार मैं ही खुद ही कुछ ढूंढ लिया हूँ। इसका नतीजा मेरा ट्रू क्यूए पूरी तरीके से चावटिक हो गया और मैं सिर्फ हेवनली कोर ही कंडेंस कर पाया हूँ। जो सुनकर उसकी मास्टर भी कहने लगती है, बकवास है। जब लुए ने तुम्हारी मदद के लिए पिल्स और ट्रेजर्स इस्तेमाल किया था, उसे बार बार चेक करता रहता था, किसको पता उसने उसके अंदर कितना हार्ट बेट को डाला है। जब तुम उन्हें कैजुअली मिक्स करोगे तो वो कैसे काम आएंगे। जो सुनकर होंगलिन हैरान होती है और कहती है, मास्टर आप कह रहे हो मेरे पिछले ब्रेक थ्रूज की मदद करने के लिए लुए ने कई हजार बार टेस्ट किया है। मास्टर वांगलिन के पास आकर कहने लगती है, हम सभी में कौन नहीं जानता है, लुए तुम्हारे बारे में ही सबसे ज्यादा चिंता करता है कि तुम खुद भी इस बात को नहीं जानते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपनी सीनियर ब्रदर से माफी मांगो। जो सुनकर होंगलिन पीछे जाते हुए कहती है, नामुमकिन है, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। उसने फेंगुशी और मेरा ब्रेकअप करवा दिया है, इनडायरेक्टली फेंगुशी के मौत का कारण बना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जो सुनने के बाद उसकी मास्टर भी कहने लगती है, तो फिर ठीक है, मैं चाहती हूँ तुम अभी माउंटेन के पीछे जाकर अपनी गलतियों को समझ लो। जब तक तुम अपनी गलतियों को समझ नहीं पाते तब तक तुम माउंटेन को छोड़कर नीचे आने का परमिशन नहीं है। उसकी मास्टर की बात सुनने के बाद होंगलिन भी कहती है, तो ठीक है, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें चूलिंग को दिखाया जाता है, वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है। उसका हालात बहुत ही खराब लग रही होती है। वो कह रही होती है, ग्रेट डाउसेट। वो ऊपर गेट के पास पहुंच जाती है। चुलिंग को देखकर एक डिस्पाल पूछने लगती है, कौन है। चुलिंग वहीं पर जमीन में गिर जाती है और कहती है, बायोलंपिक लुए मैं चुलिंग। इतना बोलने के बाद वो बेहोश हो जाती है, जिसको देखकर ग्रेट डाउसेट के डिस्पाल चुलिंग की तरफ आने लगते हैं। तभी कोई कहता है, फेलोडाइस रुकिए। जो सुनकर वो डिस्पल भी उसकी तरफ देखने लगती है। ये वही नॉनसेंसोरियम का कल्टीवेटर होता है। वो कहने लगता है, फेलोडाइस मैं इस जंगली लड़की को यहाँ तक चेस किया हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है ग्रेट डाउसेट के हेवनली प्रेस्टीज को ऑफेंड करने का, मैं इमीडिएटली से लेकर चला जाऊंगा। उसकी बात सुनने के बाद वो लड़की स्वाद निकाल के उसे कहने लगती है, इतना जल्दी क्यों है, क्योंकि उसने बताया है वो हमारे सेक्ट में से किसी को जानती है, इसलिए वेट करो, मैं जाके पूछ के आती हूँ। अगर वो इंसान इसे नहीं जानता है तो तुम इसे लेकर जा सकते हो। इतना बोलने के बाद वो बायोलंपिक में आ जाती है लुए से पूछने के लिए। लुए के कमरे के बाहर खड़ा होकर लुए से कह रही होती है, जूनियर ब्रदर कोई बाहर एक लड़की चूलिंग बता रही है, उसका कोई पीछा कर रहा है और वो बहुत ही घायल हुई है और बाहर माउंटेन के बाहर वो बेहोश हुई पड़ी है, क्या आप उसे जानते हैं। इसकी बात सुनने के बाद लुए पूछता है, कौन है। वो लड़की कहती है, चूलिंग। जो सुनकर लुए कहता है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो जूनियर ब्रदर उसे नहीं जानते तो हम उसे नहीं बचाएंगे। लुए उसे कहता है, मैंने कहा मैं उसे नहीं जानता हूँ। वो कहती है, मैं समझ गई। इतना बोल के वो ऐसे चली जाती है। सिस्टम लुए से कहने लगती है, आप सच में उसे छोड़ना चाहते हैं। लुए कहता है, बोलो मत, उसने पास्ट में मेरे साथ क्या किया था, वैसे भी वो मरने वाली नहीं है। वो लड़की आकर उसे बताती है, ये वेरीफाई हो गया है, मेरे सेट का डिस्पल उसे नहीं जानता है, तुम उसे लेकर जा सकते हो। जो सुनकर वो बंदा भी बोलने लगता है, मुझे पता था ग्रेट डाउसेट एक क्राइटेरिया ऑफ प्रेस्टीजियस सेक्ट है, वो इस फीमेल डीमन को कैसे जान सकते हैं। मैं अभी उसे यहाँ से लेकर जाता हूँ ताकि तुम्हारी नोबेल सेट को नुकसान ना कर सके। इतना बोलकर चुलिंग को टच करने जाता है, लेकिन अचानक उसका जम जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है, कौन है वो। ये और कोई नहीं, अपनी बाई होती है। वो हवा में उड़ रही होती है और वो कहने लगती है, उसे टच मत करना। इसको देखकर सभी डिस्पल मार्शल आर्ट बाय करके ग्रीट करने लगते हैं। फिर बाय नीचे आने के बाद उसे कहने लगती है, तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। जो सुनकर वो बंदा भी कहने लगता है, डिग्निफाइड ग्रेट डाउसेट अपने बात से मुकर रहा है, ये एक क्राइटेरिया सेट का व्यवहार नहीं है। इसकी बात सुनने के बाद हमारी सेट की डिस्पल कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट डाउसेट को डिसरेस्पेक्ट करने की, हमारी ग्रेट डाउसेट के स्वर्ड्स को टेस्ट करना चाहते हो। जो सुनकर वो बंदा भी कहता है, मेरे पास भी स्वॉर्ड है। इतना बोलने के बाद वो लड़की फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन पीछे से बाय ऐसे उसे पूरी तरह से जमा देती है और कहती है, मैं इसकी लाश को तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं इस लड़की को ऐसे सेक्ट में लेकर जा रहा हूँ। इतना बोलकर चुलिंग को उठाकर एक माउंटेन के पीक पर लेकर आती है। बाई कहने लगती है, सीनियर सिस्टर चुलिंग को बचाओ।
चूलिंग को बेड पर लेटा दिया होता है। चूलिंग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुई होती है। चूलिंग को देखने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कैसे इतनी हेवीली इंजर्ड हुई है। इतना बोलने के बाद उसे चेक करने लगती है। बाई कहने लगती है उसे अभी तक मर जाना चाहिए था, लेकिन उसका जुनून कितना बड़ा था, उसे अभी तक जिंदा रहने दिया है। उसकी सीनियर सिस्टर भी कहती है चिंता मत करो, जब तक वो मरी ना हो मैं उसे बचा सकता हूँ। बाई कहती है शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए। चूलिंग को होश आती है और वो कहती है यंग मास्टर, जो देखकर बाई चूलिंग से कहती है चूलिंग तुम जाग गए। चूलिंग उसे पूछने लगती है सिस्टर बाई यंग मास्टर कहाँ है। जो सुनकर उसकी सीनियर सिस्टर की कान बड़े हो जाते हैं और वो अपनी मन में सोचती है सिस्टर कि वे छोटी लड़की बाई को सिस्टर कह रही है। बाई चूलिंग से कहने लगती है लुई अभी सर्कुलेशन में है, अभी उसका बाहर आने का समय नहीं है। जो सुनकर चूलिंग कहती है तो क्या यंग मास्टर ने मुझे बचाने के लिए आपको भेजा है? थैंक यू सिस्टर बाई, मैं जाके यंग मास्टर को ढूंढना चाहता हूँ। बाई उसे कहने लगती है कोई जल्दी नहीं है, पहले तुम अपनी चोट को ठीक करो, जब तुम ठीक हो जाओगी तब तक शायद वो सर्कुलेशन से बाहर आ जाए। चूलिंग कहती है मैं यंग मास्टर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं हमेशा उन्हें गलत समझाऊँ। पता चला कि यंग मास्टर मुझे अपने कब्जे में नहीं लेना चाहते थे, वो हमेशा मेरी रक्षा कर रहे थे। सिस्टर बाई शायद हम सब यंग मास्टर को गलत समझ लिए हैं। चूलिंग की बात सुनने के बाद सीनियर सिस्टर अपनी मन में सोचती है कब्जे में लेना, हम सभी लोग हे भगवान, लगता है मैंने कुछ बहुत ही बड़ी राज की बात सुनी है। वो और पास में आने लगती है उनकी बात सुनने के लिए, लेकिन बाई उसे देख लेती है और उसके पास आकर कहती हैं सीनियर सिस्टर क्या आप थोड़ी वक्त के लिए बाहर जा सकते हैं? मैं चूलिंग से कुछ बात करना चाहती हूँ। वो बाहर जाते हुए कहती हैं ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम जो चाहे वो बात करो। वो जाने के बाद बाई लिंगर से कहने लगती है लिंगर अब से तो मुझे सिस्टर बाई मत बोलना, सिर्फ सीनियर बाई कहो। जब मेरा चाओसिन पाइसान भड़का हुआ था तब मुझे बचाने के लिए लुए को वो जरूरी कांड करना पड़ा। उसकी सीनियर अभी भी उनकी बातें सुन रही होती है और वो सोचती है जरूरी कांड उसका मतलब क्या है। बाई उसको देख लेती हैं और इसीलिए प्रोटेक्शन लगा देती हैं। वो फिर से सुनने के लिए ट्राई करती है लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए वो कहती है मुझे अब कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रही है। डैम इट, आखिर किस तरह का धरती हिला देने वाली राज है, वो लोग असल में मेरे खिलाफ प्रोटेक्शन लगाया है। लुए का सर्कुलेशन खत्म हो जाती है और वो उठकर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसको सिस्टम बताने लगती है मास्टर चूलिंग लंबे समय से अपनी घुटने पे बैठी है, क्या आप जाकर उसे देखोगे नहीं? जो सुनकर लुए कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी तक नहीं भूला हूँ उसने मेरे पास्ट लाइफ में मेरे साथ क्या किया था। लड़कियाँ सिर्फ मेरे कल्टीवेशन स्पीड को अफेक्ट करती हैं, इस लाइफ में कल्टीवेशन से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चूलिंग अपनी मन में सोचती है यंग मास्टर एक दिन आएगा जब आप मुझे माफ़ करोगे। फिर हमें चिशिया पीक का सीन दिखाया जाता है। हमें बताते हैं ग्रेट डाउ सेक्ट में 2 मेन पीक्स है और 72 सब पीक्स है। बाइलान पीक और चिशिया पीक उन्हीं में से आते हैं। हमें हॉन्गलिंग को दिखाया जाता है, वो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, जिसको एक बंदा पत्थर के पीछे छुप के देख रहा होता है। इसका नाम लिंगू शांग होता है। वो अपनी मन में सोच रहा होता है यार ये लड़की कितनी आसम है। तब भी हॉन्गलिंग की स्वाड़ा कर उस पत्थर पे लगती है। हॉन्गलिंग कहती है कौन है वो पर? वो बंदा आके अपने बारे में बताने लगता है मैं चिशिया पीक का एल्डर टिस्पा लिंगू शांगू, मैं जूनियर सिस्टर हॉन्गलिंग को ग्रीट करता हूँ। जो सुनकर हॉन्गलिंग कहती है तुम लिंगू शांगो, और अपनी मन में सोचती है बहुत पहले का नाम है, लगता है सीनियर ब्रदर वॉलिसन के पोजीशन को रिजेक्ट करने के बाद एक ग्रेट डाउ सेट का नया वॉलिसन बना है। आखिरकार उसने हेट हेवनली लेयर तक एडवांस किया और बैटल के दौरान मारा गया, उसे हीरो कंसीडर किया जा सकता है। लिंगू शांग हॉन्गलिंग से कहने लगता है जूनियर सिस्टर मैंने अभी आपकी टेक्निक को देखा जो आप प्रैक्टिस कर रही थी, वो बहुत ही बढ़िया था, क्या मैं कुछ एडवाइस मांग सकता हूँ? हॉन्गलिंग उससे कहने लगती है बच्चे तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। जो सुनकर वो बंदा कहने लगता है तुम उम्र से मुझसे बड़ी नहीं हो, लेकिन तुम्हारी टोन बहुत ही एरोगेंट है, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ कि नहीं ये ट्राई करने के बाद पता चलेगा। जो सुनकर हॉन्गलिंग उसके पास आकर कहती है कैसे होगा तुम जाके लुए को चैलेंज करो, तो अगर तुम उसे हरा सकते हो तो मुझसे स्पार करने आ जाना। हॉन्गलिंग को इतने पास देखकर वो बंदा भी शर्मा जाता है और वो पीछे जाते हुए कहता है कौन है लुए? उसके साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मैं जाके क्यों उसे चैलेंज करूं? हॉन्गलिंग उसे बताने लगती है लुए ही है जिसकी वजह से मास्टर ने मुझे सजा दी है और यहाँ चिशिया पीक पर कैद कर दी।
वो बंदा आकर पूछता है तो जूनियर सिस्टर बताओ आखिर लुए ने आपको किस तरह से आर्म पहुंचाया है। वो कहती है अच्छा ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये स्टार्ट होती है उस दिन से जब मैं उसके दरवाजे को तोड़ दिया था। फिर हमें आधे घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग लिन ने उसे जो बोलना था वो बोल दिया होती है। वो बहुत ही गुस्सा होकर कहता है क्या मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, ऐसा इंसान तुम्हारा सीनियर ब्रदर बनने के लायक नहीं है। आप यही रुकिए, मैं जाके लुए को हराकर आपसे माफी मांगवाता हूँ। इतना बोलने के बाद वो जाने लगता है। वांगलिंग कहने लगती है नहीं तुम सच में जा रहे हो, तुम उसे हरा नहीं सकते। लेकिन वो वांगलिंग की बात नहीं सुनता है। कहता है मैं अपनी माइंड को बना चुका हूँ, अगर मैं लुए को सबक नहीं सिखा पाऊंगा मैं लिंगू वुशांग एल्डर सीनियर होने की लायक नहीं हूँ। इतना बोलने के बाद वो बंदा लुए के पास आ गया होता है। लुए उसे कहने लगता है कौन है बाहर। वो कहता है मैं लिंगू वुशांग हूँ। जो सुनकर लुए अपनी मन में सोचता है क्यों ये बच्चा यहाँ पर है। नॉर्मली पहली बार मैं उसे ऑल सेट डिस्पल्स की कंपटीशन में मिलना चाहिए था। मुझे याद है उस समय मैं कंपटीशन का विनर था और ये धूम दबा के भाग गया था। इतना सोचने के बाद लुए आकर दरवाज़ा खोलता है। वो कहता है क्या तुम ही लुए हो। ये कहता है सही है मैं ही लुए हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ चिशिया पिक के सीनियर ब्रदर लिंगू को क्या काम है। जो सुनकर वो भी शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम मेरे स्टोरी को सुना है। जो सुनकर लुए कहता है ये सभी को पता है, सीनियर ब्रदर के नाम पे कई सारे स्टोरीज है, सिर्फ 2 महीने में ही एवेंली कोर को कंडेंस करना ये ट्रूली एडमायरेबल है। जो सुनकर वो बंदा अपनी छाती को चौड़ा कर लेता है और कहता है मैंने नहीं सोचा था तुम्हें इतना नॉलेज होगा। सही बताऊँ तो मैं एक दिन कल्टीवेशन नहीं किया था एंट्री प्रोसीजर्स के कारण, वरना मैं एक दिन पहले ही एवेंली कोर को कंडेंस कर पाता। उसकी बात सुनने के बाद लुए कहता है सही है, सीनियर ब्रदर की टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ग्रेट डाउसेट के मॉडल है आप। फिर वो कहने लगता है रुक जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ, ये मक्का लगाना बंद करो। लुए कहने लगता है मुझे चैलेंज करने आए हो, वैसे भी मैं बोर ही हो रहा था, चलो ठीक है। वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लुए सोचता है लिंग वुशांग मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। वो बंदा स्वाट से अटैक करने आते हुए कहता है तो फिर मैं पलट नहीं रहूंगा। इतना बोलने के बाद लुए पे अटैक कर देता है, लेकिन लुए उसके स्वाट के ऊपर 2 उंगलियों से मारता है जिससे वो साइड में जाने लगती है। वो भी सोचता है कि उसने सिर्फ 2 उंगलियां यूज की है। फिर लुए उसे पंच मारते हुए कहता है सीनियर ब्रदर अफेंड करने के लिए माफ करना। वो बंदा अपनी स्वाट को सामने रखता है लुए के पंच को रोकने के लिए, ये सही नहीं है। लुए एक स्माइल देने लगता है और वो अचानक उसके पीछे आ जाता है। वो भी सोचता है ये पीछे कब आ गया। लुए पीछे से सीधा लात मारता है, उसकी वजह से वो जमीन में आकर गिरता है। लुए कहता है सीनियर ब्रदर क्या ये काफी है। वो कहता है फिर से आ जाओ। और इस बार चीशिया स्वाड का इस्तेमाल करने लगता है और लुए के ऊपर अटैक करता है। सोचता है मैं यकीन नहीं करता हूँ तुम इसे भी डॉज कर पाओगे, लेकिन लुए सीधा उसके बगल में आ जाता है। जो देखकर वो भी शॉक हो जाता है और वो उससे कहता है ध्यान से देखना, मैं इससे एक ही बार यूज़ करूँगा। इतना बोल के उसका गला पकड़ लेता है। वो भी कहता है इतनी स्पीड। लुए उसको पकड़ के दूर फेंक देता है। वो बंदा भी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाता है। लियो उसे कहता है कैसा था, क्या तुम अब भी कंटिन्यू करना चाहते हो। जो सुनकर वो बंदा कहता है स्किल्स के मामले में मैं तुम्हारी बराबर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। लियो कहता है सीनियर का मतलब को मैं समझा नहीं। वो बंदा कहता है मैं चीशिया स्वाड का सेकंड फॉर्म को ऑलरेडी कॉम्प्रहेंड कर चुका हूँ। इतना बोल के लुए के ऊपर कई सारे स्लैश लगाता है। उसका अटैक लुए की तरफ आने लगती है, लेकिन लुए वहीं पे खड़ा होता है और उससे कहता है सच में सीनियर ब्रदर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। इतना बोल के उसके स्लैश को अपनी हाथ से मारता है जिससे वो वहीं पे टूट जाती है। जो देखकर वो बंदा वहीं पे पत्थर बन जाता है। लुए पोलाइट से कहने लगता है सीनियर ब्रदर क्या हम इसे एंड करें। वो भी कहने लगता है मैं हार गया, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम्हारी फ्यूचर अचीवमेंट्स मेरे से ज़्यादा ही होंगे। लुए कहता है चिंता मत करो, अगर फ्यूचर में मुझसे कोई पूछेगा मैं बताऊंगा हम 10 राउंड लड़े थे, मेरा विक्ट्री नैरो था। वो कहता है लुए तुम अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, ठीक है हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। इतना बोल के वो जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर चूलिंग आ जाती है और लुए से कहने लगती है फाइनली तुम बाहर आ गए हो। चूलिंग को देखकर वो बंदा अपनी मन में सोचता है बाइलंग पीक में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। लुए कमरे में जाकर डोर को बंद कर लेता है। जो देखकर चूलिंग अपनी घुटने पर बैठकर कहने लगती है सीनियर ब्रदर क्यों आपने फिर से डोर को बंद किया।
लिंगू शांगा के चूलिंग को बताने लगता है, ये यंग लेडी, एक औरत की इज्जत कीमती होती है। इस समुद्र में कई सारी मछलियां हैं, अगर वो आपको देखना नहीं चाहता है तो आप एक ही पेड़ पे क्यों चुपके हुए हो। लेकिन चूलिंग उसकी बात पे घंटा भी ध्यान नहीं देती है। वो कह रही होती है, सीनियर ब्रदर क्या आप डोर ओपन करके लिंगर को नहीं देख सकते। जो सुनकर वो जाते हुए सोचता है, भूल जाओ, वो देखने में खूबसूरत है लेकिन वो अंधी है। मैं लिंगू शांग इतना डैशिंग और हैंडसम हूँ, फिर भी उसने मुझे भाव तक नहीं दिया। फिर हमें शीशा पी के सीन दिखाया जाता है। ओंगलिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। लिंगू आकर उसे बताने लगता है, मैं हार गया। ओंगलिंग भी उसको देखने के बाद कहती है, मैंने कहा था तुम उसे हरा नहीं पाओगे। वो बंदा कहने लगता है, लेकिन वो जैसे तुमने कहा था वैसा नहीं है। ओंगली कहती है, वो आदमियों से अच्छे ट्रीट करता है लेकिन औरतों के मामले में ऐसा नहीं है। वो कहता है, क्या तुम उसे उतने अच्छे तरीके से जानते हो। मैं सही में अब एक यंग मैडम को देखा था, उसके डोर के सामने अपनी घुटने पे बैठी थी। उसने डोर को बंद किया, फिर से बाहर नहीं आया। जो सुनकर होंगली उससे पूछे लगती है, क्या मैडम, वो कैसी दिखती थी, उसका नाम क्या है। वो बहुत ही सुंदर थी। वो कह रही थी उसका नाम लिंगर और कुछ। जो सुनकर वो अपनी मन में सोचती है, चूलिंग वो वापस आ गई है, ये कैसे संभाल पाएगा। नहीं, मैं जलस नहीं कर सकती, मैं क्यों जलूंगी, क्या मजाक है, मैं लुए से कैसे जल सकती हूँ। यह सोचकर वो इधर उधर घूम रही होती है। जो देखकर वह बंदा सोचता है, बिल्कुल नहीं है, क्या ये भी लुए की लड़की है। इतना सोचने के बाद वो कहता है, जूनियर सिस्टर, मैं अपनी प्रॉमिस को फुलफिल कर चुका हूँ लुए को चैलेंज करके, अब आप मेरे साथ पार कीजिए। ओंगलिंग कहती है, लेकिन तुम लुए को नहीं हरा पाए। वो कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं लुए को चैलेंज किया तुम्हारे लिए, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लो। वो भी कहती है, ठीक है, अब समय अपने दिल को छोड़ने का। इतना बोलने के बाद वो फाइट के लिए रेडी हो जाती है। उसके आँख पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं। मैं लुए की तरह होल्ड बैक नहीं करूंगी। इतना बोलने के बाद उसको मारने लगती है। वो चिल्ला रहा होता है, सीनियर स्टार धीरे से मरो। फिर हमें आधे घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंगू का आला देख सकते हैं। ओंगलिंग ने उसे अच्छी तरह से कूट दिया होती है। उससे कहती हैं, फ्यूचर में मेरे कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने मत आना, यहाँ से दफा हो जाओ। वो बंदा कहने लगता है, क्या बायोलंपिक के सभी लोग मास्टर्स से एक से बढ़कर एक रूथलेस लोग हैं, मैं डेफिनेटली फिर से वापस आऊंगा। होंगलिन अपनी मन में सोच रही होती है, क्यों चूलिंग वापस आ गई है, मुझे जाके एक बार देखना पड़ेगा। इतना सोचकर वो उसे जाने लगती है। चूलिंग को दिखाया जाता है। वो कह रही होती है, सीनियर ब्रदर, लिंगर की गलती है, सीनियर ब्रदर मैं गलत थी। इतना बोलते बोलते वो गिर जाती है, जिसकी वजह से कमरे का दरवाजा खुल जाती है। चूलिंग उठकर सीनियर ब्रदर कहने लगती है और वो कुछ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, सीनियर ब्रदर मिसिंग है। होंगलिन भी वहीं पर आ जाती है और वो कहती है, लुए गया है, फिर भी तुम क्यों अपनी घुटने पे बैठे हो। चूलिंग रोते हुए कहती है, अगर यंग मास्टर घर में नहीं है, वो वापस आने तक मैं ऐसे ही रहूंगी। ओंगलिंग आकर उसकी हाथ पकड़कर चूलिंग से कहने लगती हैं, ऐसे घुटने पे बैठना बंद करो, हम फीमेल कल्टीवेटर की कुछ डिग्निटी है, उसके लिए क्यों नील करना है। चूलिंग अपने हाथ को छुड़वा कर कहती है, सिस्टर ओंगलिंग मैं गलत थी, मैंने यंग मास्टर को हेवनली रेजिटी पॉइजन दिया है, मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। वो पर भाई भी आकर कहने लगती है, चूलिंग वो पास्ट की चीजें हैं, उन्हें भूल जाओ, अब सब कुछ नए से शुरू करो, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर चूलिंग कहने लगती है, नहीं, हेवनली रेजिटी पॉइजन को क्लीन किया नहीं जा सकता है, ये हमेशा शरीर में रहेगा, इसका कोई क्यूर नहीं है। जो सुनकर होंगलिंग कहती है, क्या हेवनली रेजिटी पॉइजन लुए के साथ में वापस आ गया है। भाई भी कहने लगती है, तो वो परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल। चूलिंग कहती है, तो लुए ने जानबूझकर परफेक्ट ओरिजिन रिटर्न पिल को नहीं लिया है, बल्कि हेवनली रेजिटी पॉइजन भड़कने की वजह से आधी पावर खत्म हो गई है। होंगली कहती हैं, सीनियर ब्रदर मुझे माफ़ कीजिए। बाई कहने लगती हैं कि हम सभी गलत समझ लिए हैं, लुए आखिर तुम कहाँ पे हो। फिर हमें ग्रेट डाउसेट के पीछे का माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। लुए वो पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। सिस्टम उसको बताने लगती है, मास्टर वो सब आपके वापस जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। लुए कहता है, तो उन्हें इंतज़ार करने दो, यहाँ पर कोई शोर नहीं है, मैं ही कल्टीवेट करूँगा। मैं अब पता लगाया हूँ, औरत एक के बाद एक वो सभी मेरे दाव के रास्ते पे बाधा बन रहे हैं। सिस्टम कह रही होती है, मास्टर आप कितने देर तक यहाँ रहना चाहते हो। लेकिन लुए सिस्टम को ही बंद कर लेता है और कहता है सितंबर में होने वाली सेक डिस्पल कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले मुझे वर्जिन कोर रीलम के 13th लेयर पर पहुंचना होगा और ग्रेट डाउटेसर पाइलन में एंटर करने का क्वालिफिकेशन लेना होगा।
फिर हमें सीधे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी को ऑर्डर मिला होता है। ऑल पिक के मास्टर 92nd जनरेशन के डिस्पल्स को लेकर ग्रेट डाउ टेरेस पे गैदर होना है। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी स्पॉट पे बैठ के वहाँ पे उड़ के जा रहे होते हैं। लुए भी अपनी स्पॉट पे उड़ के जा रहा होता है और वो कुछ देखकर रुक जाता है क्योंकि सामने होंगलिन, लिंगर और बाय जा रहे होते हैं। चुलिंग पीछे मुड़ती हैं और वो लुए को देखकर कहती है, यंग मास्टर मुझे माफ़ कीजिए। ओनली भी कहती हैं, सीनियर ब्रदर मुझे माफ़ कीजिए। इतना बोल के वो लुए के पास आने लगते हैं। बाय भी कहने लगती है, लुए 1 मिनट रुको, जिसको देखकर लोग बात करने लगते हैं, क्या मामला है। एक ही टाइम पे दो खूबसूरत लड़कियां एक ही आदमी से माफ़ी मांग रहे हैं, ये काफ़ी डरावना है। लुए उनसे कहने लगता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो देखकर लोग कहने लगते हैं, क्या बैडा से सिग्मा मेल है, उसने 3 गॉडेस को दफा होने के लिए कहा। ओंगनी कहती हैं, अगर तुम मुझे जाने के लिए कहोगे तो मैं जाऊंगी। इतना बोल के जाने लगती हैं। वाई भी वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं थक गई हूँ। चुलिंग वही देखकर कहती है, यंग मास्टर मैं। सभी लोग अपनी सर को जमीन में रखकर कहते हैं, तुम हीरो हो, हमारे जनरेशन के रोल मॉडल हो, हमारी बो को एक्सेप्ट करो। फिर हमें गैदरिंग का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है, सभी लोग साइलेंट हो जाओ, वॉइस एक्ट मास्टर को स्पीच देने के लिए वेलकम करो। वो इतना कहने के बाद हमें वॉइस एक्ट मास्टर को दिखाया जाता है। वो आकर कुछ ज्ञान की बातें बताने लगता है, जो सुनकर लुए को तो नींद आने लगती है और वो कहता है, इस बुड्ढे की बातें पिछली लाइफ की तरह सेम है, मुझे पता था बाद में आनी चाहिए। वॉइस एक्ट मास्टर बता रहा होता है, कंपटीशन में सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट है, 2 लोगों में से एक ही एडवांस होगा, सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाना, मैच से पहले डरो मत, कंपटीशन को स्टार्ट करो। वो इतना कहने के बाद होंगलिंग स्टेज पे आने लगती है। होंगलिंग को देखकर टर्की लोगों का लार टपकने लगती है, लेकिन होंगलिंग लुए की तरफ देख रही होती है, जो देखकर सभी लोग लुए को ही देखने लगते हैं। होंगलिन अपने मन में सोचती है, सीनियर ब्रदर मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। इतना सोचने के बाद कंपटीशन स्टार्ट होती है। होंगलिन अपनी अपोनेंट को एक क्लात मार के ही उड़ा देती है। बुड्ढा कहता है, योंगलिन जीत गई। नेक्स्ट वन, चुलिंग स्टेज पे आ जाओ। चुलिंग को दिखाते हैं। वो लुए से कह रही होती है, यंग मास्टर मैं जा रही हूँ, मैंने ग्रेट डाउ सेट ज्वाइन कर ली है। लेकिन लुए से कुछ भी नहीं बोलता है। चुलिंग के आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। वो कहती है, यंग मास्टर। इतना कहकर स्टेज पे जाने लगती है। लोग कहने लगते हैं, इतनी खूबसूरत लड़की प्यार में पागल है, ये गॉड के गिफ्ट की बर्बादी है। चुलिंग के अपोनेंट एक लड़की होती है और वो चुलिंग से कहने लगती है, जूनियर सिस्टर पहले ही वो तुमको इमुलेट कर चुका है, फिर भी तुम उसके ऊपर क्यों पड़ी हो, तुम फीमेल कल्टिवेटर की फेस को लगभग खो ही चुके हो। जो सुनने के बाद चुलिंग उस लड़की से कहने लगती है, सीनियर सिस्टर तुम्हारी काइंडनेस के लिए शुक्रिया, सब कुछ मेरी ही मर्जी है, मेरे लिए यंग मास्टर स्वाट डाउ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनकर उस लड़की को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है, क्या बक रही हो, लगता है मुझे तुम्हें तब तक मारना होगा जब तक तुम उठोगे नहीं। इतना बोलने के बाद वो अटैक करने लगती है। सभी लोग कहने लगते हैं, उसके अच्छे से सबक सिखाओ। फिर हमें बाई के सीनियर सिस्टर को दिखाया जाता है। वो लुए को देखकर सोच रही होती है, हालांकि ये लुए थोड़ा हैंडसम है, लेकिन ग्रेट डाउ सेट में उससे ज़्यादा हैंडसम 10 से कम ही लोग हैं। इसने इस छोटी लड़की को इतनी अच्छी तरीके से कैसे अपने जाल में फंसाए हैं, यह सच में हैरान करने वाली बात है। वो लड़की चुलिंग से कहने लगती है, जूनियर सिस्टर अगर तुम जल्दी नहीं उठेगा तो बदतमीजी के लिए मुझे दोष मत देना। इतना बोल के चुलिंग के ऊपर कई सारे क्लोन से अटैक कर रही होती हैं। चुलिंग उसके सभी क्लोन्स को एक ही बार में काट कर सीधा कर उसकी गले पे स्वाट रख देती है, जिससे वो भी डरने लगती हैं। चुलिंग कहती है, सीनियर सिस्टर तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया, मैं आपकी कंसेशंस को एक्सेप्ट करता हूँ। अनाउंस करते हैं, बायोलॉम्पिक के चुलिंग जीत गई। चुलिंग लुए की तरफ देखकर कहती है, यंग मास्टर मैं जीत गई। जैसे ही वो इतना कहती है, सभी लोग लुए की तरफ देखने लगते हैं। लुए स्टेज पर जाने लगता है। लोग कहते हैं, स्कम्बग उसे लड़की को किस तरह संभालना है उसे पता ही नहीं है। अनाउंस करते हैं, नेक्स्ट मैच लुए और गुकिंग के बीच में है। वो दोनों स्टेज पे आ जाते हैं। लोग कह रहे होते हैं, गुकिंग लुए को हरा दो, तुम्हें उसे बेरहम तरीके से कुचलना होगा। जूनियर सिस्टर को देखने दो, वो कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लुए अपनी मन में सोचता है, गुकिंग मैंने इसके नाम पहले कभी नहीं सुना है, उतना खास नहीं है। वो बंदा अटैक करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें सभी लोगों के बिहाव पे सबक सिखाऊंगा। इतना बोल के अटैक कर देता है। लुए एक पंच बना के उसके ऊपर मारता है, जिससे उस बंदे की तलवार भी टूट जाती है और वो स्टेज से बाहर आकर गिरता है। लुए कहता है, मुझे जीतने देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बूढ़ा कहने लगता है, इस जनरेशन में सच में कुछ अच्छे डिसिपल्स है।
उसकी बात सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है, सच में खास तौर पर बायोलंपिक के वाले एक्सीलेंट प्रदर्शन दे रहे हैं। बुड्ढा कहने लगता है, एक यूहांगलिन, एक चूलिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर सिस्टर बाय अकेली कल्टीवेशन में स्किलफुल नहीं है, बल्कि डिस्पल्स को सिखाने में भी इतनी जबरदस्त होगी। वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका इमोशंस बहुत ही ज्यादा है। अगर ये दोनों लड़कियां लुए की तरफ जाते हैं तो जरूरी नहीं है उनका मन रहेगा कंपटीशन करने के लिए। वाइस सेट मास्टर बाई की तरफ देखकर सोचता है, यहाँ तक कि जूनियर सिस्टर बाई भी, ये सच में घिनौना है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मुझे डर है कि मेरा ग्रेट डाउ सेट जॉयस यूनियन सेट में बदल जाएगा। वो इतना कहने के बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाती है। चूलिंग, युआंगलिन और लुए तीनों एडवांस होते हैं। थर्ड राउंड में चूलिंग और ओंगलिन एडवांस होते हैं। नेक्स्ट मैच लुया और वेंडाओपिक के लिu जुनमिन के बीच में होती है। इतना बोलने के बाद वो बंदा स्टेज पे आ जाता है और वो अपनी शील्ड को निकाल के कहने लगता है, मेरा ये टर्टल स्पिरिट शील्ड, इसकी डिफेंसिव पावर बहुत स्ट्रांग है। वो इतना कहने के बाद लुए आकर अटैक करने लगता है। वो बंदा अपनी शील्ड को सामने लगा देता है। लुए एक पंच मारता है जिससे पूरा उसकी शील्ड ही टूट जाती है और वो बंदा अपनी हार मान लेता है। फिर नेक्स्ट मैच होंगलिन और लुए के बीच में होती है। होंगलिन कहती है, मुझे पता है मैं तुम्हें नहीं हरा सकती हूँ, लेकिन पहले इस बात पर अग्री हो जाते हैं, चेहरे पे मारना नहीं है। उसकी बात सुनकर लुए केविल स्माइल देते हुए कहता है, तुमने मुझे याद दिलाया। इतना बोलने के बाद सीधा ओंगलिन के चेहरे पे एक थप्पड़ लगा देता है। ओंगलिन कहती है, तुमने कहा था चेहरे पे नहीं मारोगे, तो फिर ठीक है सीनियर ब्रदर, मुझे ज्ञान दीजिए। इतना बोल के वो फियरलेस डिवाइन फिस्ट बना के लुए पर मारने लगती है। लुए भी एक मुक्का बनाकर मारता है जिससे उन दोनों का अटैक टकराते हैं। लुए की अटैक स्ट्रांग होने की वजह से होंगलिन को लगती है और वो नीचे धड़ाम से गिरती है। लोग कहने लगते हैं, अच्छा है भगवान, ये लुए लड़कियों को पसंद नहीं करता है। ओंगलिन कहने लगती है, स्टिंकी सीनियर ब्रदर, अभी मेरा मन तुमसे नहीं भरा है। दो लोग लुए को देखकर बात कर रहे होते हैं। लड़कों को भी बाहर अकेले रहना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। अगर सच में ऐसा है तो लुए भी बहुत बेचारा है। क्या हमने बहुत गलत समझ लिया है? फिफ्थ राउंड लुए और लिंगुशा के बीच में होती है। लिंगू कहने लगता है, मैं पहले ही अपनी गलतियों को पूरी कर ली है, लेकिन ऐसा लगता है मैं अब भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता हूँ। जो सुनकर लुए उससे कहता है, अपनी कमियों को जानकर आगे बढ़ना ही वे ऑफ कल्टीवेशन है। लिंगू कहने लगता है, लुए तुम कोई नासमझ इंसान नहीं हो, तो फिर क्यों अपनी जूनियर सिस्टर से इतना क्रूएल और रूथलेस हो? जो सुनकर लुए उससे कहने लगता है, तुम्हें वो चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, अपनी चाल चलो। वो भी अटैक करने लगता है। लुए कहता है, स्वॉर्ड इंटेंट, बाहर आ जाओ। अपनी उंगलियों पे स्वॉर्ड इंटेंट को यूज़ करने लगता है और वो लिंगू के अटैक को काट देता है। उसकी प्रेशर की वजह से लिंगू को भी तकलीफ होने लगती है। लुए कहता है, सीनियर ब्रदर लिंगू, आप फाइट को और भी कंटिन्यू करना चाहते हैं? लिंगू अपनी स्वॉर्ड को जमीन में ऐसा कर कहता है, मैं हार मानता हूँ। जिसको देखने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एक एल्डर कहने लगता है, जूनियर सिस्टर बाई स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं है, लुए जैसा स्वॉर्ड जीनियस को मुझे सिखाना चाहिए, यही सबसे अच्छी बात है। एक और एल्डर बोलता है, तुम मुझे ही नहीं हरा सकते हो तो तुम उसे क्या सिखाओगे? एक और एल्डर कहता है, मैं उसको सिखाने के लायक नहीं हूँ, मैं जाके अपनी मास्टर को ढूंढता हूँ और उन्हें सिखाने के लिए कहूँगा। उनकी बात सुनने के बाद बाई कहने लगती है, सीनियर ब्रदर्स, लुए मेरा बायोलंपिक के डिस्पल है, इस तरह बात करना अच्छी बात नहीं है। जो सुनने के बाद वो लोग आके बाई से कहने लगते हैं, जूनियर सिस्टर बाई, अगर तुम लुए को मुझे देते हो तो मेरा लोनली स्वॉर्ड पिक अगले 3 सालों की रिसोर्सेस को बायोलंपिक को देने के लिए तैयार है। एक और बंदा कहता है, जूनियर सिस्टर, तुम्हें पता है मेरे हिडन स्वॉर्ड स्क्रिप्चर एक ईयर के लिए वेट कर रही है, अगर तुम लुए को नहीं देते तो मेरा हिडन स्वॉर्ड पिक मर जाएगा। मैं अपनी 20 सालों की एसेंस को देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर बाई उनसे कहने लगती है, बिल्कुल नहीं है, लुए को देना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, नेगोशिएशन करने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। बाई की बात सुनने के बाद लुए अपनी मन में सोचता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या बाई क्यूलन को लगता है मैं कुछ गलत कर दूंगा इसलिए मुझे जाने नहीं दे रही है? तभी कोई कहता है, मार्शल भतीजी बाई, मैं लुए को ले रहा हूँ। जो सुनकर बाई ऊपर की तरफ देखने लगती है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वो ऊपर खड़ा होता है। इसका नाम वेनरेबल बैटल स्वॉर्ड होती है। उसको देखने के बाद वो तीनों पहले लुए के लिए लड़ रहे थे, उसको ग्रीट करने लगते हैं, मार्शल अंकल, लोनली स्वॉर्ड। बाकी सभी लोग सुप्रीम एल्डर बैटल स्वॉर्ड कह के ग्रीट करने लगते हैं। जिसको देखने के बाद लुए अपनी मन में सोचता है, यो द इंटीग्रेशन रिलम के सुप्रीम एल्डर भी आगे लोगों को छीनने के लिए। एक और बंदा आता है और बैटल स्वॉर्ड से कहता है, जूनियर ब्रदर, मैं सोचता हूँ लुए मेरे स्वॉर्ड दाव के लिए सूटेबल है। फिर से एक और बंदा आता है और उसे कहता है, सीनियर ब्रदर टाउ,
मुझे लगता है लुए मेरे स्वॉर्ड दाव के लिए मोर सूटेबल है। उनकी बात सुनकर बाय उनसे कहने लगती है, मार्शल अंकल, सेक्ट के रूल से हिसाब से कोई भी डिस्पर्स को तभी चूज कर सकता है जब वो सेक्ट में पहली बार एंटर करता है। किसी को भी अभी लेना, क्योंकि सिर्फ आपने उसके अंदर काबिलियत देख ली है, ये कोई एल्डर का तरीका नहीं है। बाय की बात सुनने के बाद वो बैटल स्वॉर्ड बाय की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तुम कोई स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं हो तो तुम एक पावरफुल स्वॉर्ड कल्टीवेटर को क्या सिखाओगे? जो सुनकर बाय कहने लगती है, फिर भी ये कोई रीजन नहीं है उसे छीनने का। बाय की बात सुनकर बैटल स्वॉर्ड कहता है, तुम इतनी जिद्दी हो तो मैं तुम्हारे डिस्पल से ही ओपिनियन पूछता हूँ। इतना बोलकर लुए से पूछता है, लुए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम बायोलंपिक को छोड़कर दूसरी स्वॉर्ड कल्टीवेशन सेक्ट में आने के लिए तैयार हो? और इतना कहने के बाद बाय सोचती है, लुए हाँ मत कहना। ओनली भी सोच रही होती है, लुए तुम सच में जाना चाहते हो तो इसका मतलब अब से हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। लुए एक स्माइल देने लगता है और कहता है, बेशक मैं तैयार हूँ। जो सुनकर वो बैटल स्वॉर्ड हंसने लगता है और कहता है, अच्छी बात है, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं जाके सभी सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करता हूँ और उन्हें ही पर्सनली डिसाइड करने देता हूँ। इतना बोल के वो सभी वहीं से जाने लगते हैं। तीनों बुड्ढे भी जाते हुए कहते हैं, चलो हम भी जाके कुछ अच्छे डिस्पल्स को ढूंढ लेते हैं, चलो चलो वर्क चलो। पंगनी बाई से कहती है, मास्टर हमें क्या करना है? बाई कहने लगती है, मैं जब तक यहाँ पर हूँ लुए को कोई नहीं ले जा सकता है। कौन किससे डरता है? क्या सिर्फ सेक्ट मास्टर को ढूंढना है ना? मैं भी जा रही हूँ उन्हें ढूंढने। इतना बोल के वो भी जाने लगती है। कंपटीशन का अनाउंसर कहने लगता है, क्यों सभी लोग ऐसे ही खड़े हो? अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुई है, कंपटीशन को स्टार्ट करो। फिर हमें सेमीफाइनल के सेकंड मैच स्टार्ट होने लगती है। चुलिंग और शाओरंग के बीच में होती है। लोग कहने लगते हैं, दो खूबसूरत लड़कियों के बीच में ड्यूएल हो रही है, ये दोनों ही कहाँ से? मैं सोच नहीं सकता हूँ इनका मैच कितना ही खूबसूरत होगा। चुलिंग उसे कहती है, सीनिस्टर पहले आप अटैक कीजिए। वो इतना कहने के बाद हमें ग्रेट डावाल का सीन दिखाया जाता है। वो लोग सेक्ट मास्टर को बता रहे होते हैं, सेक्ट मास्टर आपको डिसीजन लेना होगा वरना हमारा लोनली स्वॉर्ड सेट खत्म हो जाएगा। एक और बताने लगता है, सेक्ट मास्टर मैं बेबस होकर नहीं देख सकता, स्वॉर्ड डाव के अच्छे डिस्पल बाइक्यूलांग के हाथों बर्बाद होते हुए। ठीक है सेक्ट मास्टर, अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। वो इतना कहने के बाद हमें ग्रेट डाव सेट के सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है। उनका नाम लुई चांगफेंग होती है। सेक्ट मास्टर कहता है, सभी लोग अपनी मुंह बंद कर लो। वो भी कहते हैं ठीक है। सेक्ट मास्टर बाई की तरफ देखते गंभीर तरीके से कहने लगता है, जूनियर सिस्टर बाई। फिर बाद में वो पैर से छोटी बच्ची की तरफ कहने लगता है, 1 साल से तुम्हें नहीं देखा हूँ और तुम और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। जो सुनकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बाई को भी समझ नहीं आता है क्या बोलना है। फिर बाय सेक्ट मास्टर को ग्रीट करने लगती हैं। सेक्ट मास्टर बाय से कहने लगता है, मैंने कहा था तुम्हें मुझे सेक्ट मास्टर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सीनियर ब्रदर बुला सकते हो। जो सुनकर बाय उससे कहती हैं, सेक्ट को रूल्स को कोई नहीं तोड़ सकता है, आप मेरे से बड़े हो ऐसा नहीं कह सकती हूँ। जो सुनकर सेक्ट मास्टर कहता है, ठीक है ठीक है। सेक्ट मास्टर कहना भी ठीक है। तो जूनियर सिस्टर बाय आप इस मैटर के बारे में क्या सोचते हैं? जो सुनकर बाय कहती है, मैं लुए को बायोलंपिक छोड़ने की अनुमति नहीं दूंगा, ना सेक्ट के रूल्स है ना कोई एथिक है। जो सुनने के बाद एक एल्डर कहता है, बाइक्यूलान तुम एक स्पेल कल्टीवेटर हो, डिस्पल्स को गुमराह मत करो। जो सुनकर बाय कहती है, स्पेल्स में सिखा सकता हूँ, मैं स्वॉर्ड को भी सिखा सकता हूँ। अगर आप विश्वास नहीं करते तो फिर बाय अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए सेक्ट मास्टर से कहती हैं, सेक्ट मास्टर क्या आप अलाउ करेंगे 3 अंकल्स को अगेंस्ट स्वॉर्ड बैटल करने के लिए? अगर मैं जीत जाती हूँ तो लुए बायोलंपिक का ही मेंबर रहेगा। जो सुनने के बाद लोनली स्वॉर्ड कहता है, तो फिर ठीक है, इस अंकल भी तुम्हें बुली नहीं करेगा। मैं अपनी कल्टीवेशन को सील करके स्वॉर्ड से फाइट करूंगा, वो भी वाइड रिफाइनिंग रीलम में। अगर तुम मार जाते हो तो लुओ को ही चूज करने देना। जो सुनने के बाद बाई वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं पक्के तरीके से नहीं हारूंगी, लिए चाहिए तो आ जाओ आसमान में फाइट करने के लिए। वो इतना कहने के बाद लोनली स्वॉर्ड भी उसके पीछे जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है चलो चलते हैं। सेक्ट मास्टर कहता है, मार्शल अंकल लोनली स्वॉर्ड आप जूनियर सिस्टर बाई को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते हैं। सेक्ट मास्टर इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है आसमान में एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड को, ये और कोई नहीं बाई ने बनाई होती है। चुलिंग उसे देखने के बाद कहती है, ये तो ताइन डिवाइन स्वॉर्ड है। मास्टर ने अपनी मुंह चल दी है, जिसको देखने के बाद लोनली स्वॉर्ड शॉक होकर कहता है, जूनियर सिस्टर बाई ये कैसे मुमकिन है? बाई अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहती है, मार्शल अंकल संभालिए।
वो भी कहता है तो फिर मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। इतना बोल के वो भी एक बड़ा सा स्वॉर्ड बनाकर उससे लोनली स्वॉर्ड स्ट्राइक करने लगता है, जिससे बाई की स्वॉर्ड और इन दोनों का स्वॉर्ड टकराने लगता है। इसकी स्वॉर्ड कमजोर होने की वजह से टूट जाती है। वो खून फेंक के गिर जाता है। बाई कहती है मार्शल अंकल आप हार गए हो तो अगला कौन आएगा। जो सुनकर बैटल स्वॉर्ड कहता है भूल जाओ, अभी जो स्वॉर्ड था तुमने दिखाया था इससे पता चलता है कि तुम लुए को सिखाने के लायक हो। ऐसा है तो फिर दूसरों के टेसर को छीनना अच्छा नहीं है। तीसरा वाला भी कहता है सेम है, मेरा भी सेम वही है। बाई कहती है तुम लोगों का शुक्रिया। इतना कहने के बाद बाई नीचे आने लगती है। सेट मास्टर बाई से कहने लगता है तुम ठीक हो ना। जूनियर सिस्टर बाई, अभी जो स्वॉर्ड टेक्निक तुमने यूज की थी वो ग्रेट डाउ सेट की टेक्निक नहीं है ना। जो सुनकर बाई सेट मास्टर से कहने लगती है मुझे वो बाई चांस मिला था, सच में वो ग्रेट डाउ सेट की टेक्निक नहीं है। इतना बोलने के बाद बाई वहां से जाने लगती है। सेट मास्टर बाई से कहने लगता है जूनियर सिस्टर को स्वॉर्ड टेक्निक्स पढ़ना अच्छा है तो मैं तुम्हारे सीनियर ब्रदर प्राइवेटली कुछ स्वॉर्ड टेक्निक को कलेक्ट किया हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ लाइब्रेरी चलो उन्हें पढ़ने के लिए। जो सुनकर बाई से कहती है माफ करना सीनियर ब्रदर, मुझे स्वॉर्ड टेक्निक पसंद नहीं है। वो इतना कहने के बाद हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। लिंगर उस मैच को जीत चुकी होती है। नेक्स्ट फाइनल मैच लिंगर और लुए के बीच में होती है। लिंगर स्टेज पे खड़े होकर सोच रही होती है फाइनली यंग मास्टर मैंने लंबे समय से इंतजार किया है। वो इतना सोचे के बाद कहती है यंग मास्टर। लुए भी स्टेज पे आ रहा होता है। फिर लिंगर को देखकर हैरान हो जाती है। लुए किलिंग इंटेंट निकाल रहा होता है। लिंगर सोचती है यंग मास्टर आप सच में लिंगर को मारना चाहते हैं। लुए उसके सामने आ जाता है। लोग कहने लगते हैं उसको मारो, उस कमबख्त को खत्म करो। वो लोग इतना कह ही रहे होते हैं। लिंगर अचानक अपनी घुटने पर बैठ जाती है और कहती है यंग मास्टर कीजिए, जिसको देखकर लुए भी हैरान हो जाता है। जो देखने के बाद कुछ लोग बात करने लगते हैं आखिर ये लुए को कितने पैसे देना है। एक और बंदा कहता है क्या ये लड़की पागल है, मेरे से भी 10,000 गुना पागल है। लुए लिंगर से कहने लगता है अभी तुम्हारा और मेरा कोई कलेक्शन नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरे से दूर रहो। जो सुनकर लिंगर रोते हुए कहती है यंग मास्टर आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मैं आपको छोड़ कर नहीं रहूंगी। वो इतना कहने के बाद लुए सीधा लिंगर को थप्पड़ लगा देता है और कहता है तुम पागल। अनाउंस करते हैं लुए ने इस मैच को जीत लिया है। वाइस हेड मास्टर एक टोकन देते हुए लुए से कहता है ये टोकन ले लो और ग्रेट डाउ पैविलियन में जाओ तुम्हारा रिवॉर्ड लेने के लिए। लुए उस टोकन को लेने के बाद वाइस हेड मास्टर को थैंक यू बोलने लगता है। तभी लुए शॉक हो जाता है और वो सोचता है इतनी चील कहाँ से आ रही है। और वो बाई की तरफ देखकर सोचता है क्या ये हो सकता है बाई क्यूलन से आ रहा हो। बाई की सीनियर सिस्टर भी बाई से कह रही होती हैं आखिर तुम कब इतने स्ट्रांग बन गए, तुमने एक डाउ इंटीग्रेशन रीलम वाले बंदे को ही डिफीट किया है। मुझे लगता है तुम मुझसे काफी सारे राज छुपा रहे हो, क्या अब भी हम अच्छी सिस्टर से कि नहीं, जल्दी बताओ। बाई की गाल लाल हुए होते हैं और वो कहती है नहीं मैं, जिसको देखकर उसकी सीनियर कहती है और हाँ मैंने ये भी नोटिस किया है कि तुम पहले से भी ज़्यादा सेडेक्टिव लग रही हो। हे भगवान आखिर तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही थी। जो सुनकर बाई भी अपनी चेहरे पे हाथ रख के कहती है हे भगवान ऐसा नहीं हो सकता है, क्या सच में हो सकता है। तभी बाई देखती है उसकी बॉडी से कोल्ड एनर्जी लीक हो रही होती है, जिससे वो सोचती है दी चाओ सिन पॉइजन टाइम से पहले अपीयर हुई है। उसकी सीनियर भी कहती है तुम्हारे साथ आखिर क्या गड़बड़ है। इतना बोलने के बाद बाई को टच करती है, जिसकी वजह से बाई को झटका लगने लगती है और वो कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोल के वो वहाँ से गायब हो जाती है। जो देखकर उसकी सीनियर भी हैरान रहती है। लुई अपनी मन में सोच रहा होता है माय डियर मास्टर ये चाओ सिन पॉइजन है, आई होप आप अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई होकर इस इन पॉइजन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और इतना सोचने के बाद हमें ग्रेट डाउ ट्रेजर पैविलियन का सीन दिखाया जाता है। लुए अपनी रिवॉर्ड लेने के लिए जा रहा होता है। लुए उस टावर में आने के बाद टोकन देता है। एक एल्डर कहता है तुम इस बार के चैंपियन हो लुए, अंदर आ जाओ। फिर वो लुए को अच्छे से समझाने लगता है तुम जितना ऊपर जाओगे उतना ट्रेजर्स का ग्रेड भी हायर होता रहेगा। तुम 3 ट्रेजर्स को चूज कर सकते हो, 7th फ्लोर या उससे नीचे के फ्लोर्स में। लुए कहता है एक वुड स्पिरिट और गॉड ब्यूरियल रिज की और 9 ड्रैगन्स ट्रेजर फर्नेस मैं अपनी चॉइस कर चुका हूँ। जो सुनने के बाद वो एल्डर लुए से कहता है वुड स्पिरिट और गॉड ब्यूरियल रिज की ये सच में अच्छे आइटम्स है, लेकिन ये 9 ड्रैगन्स ट्रेजर फर्नेस, लुए कहता है मेरे इसके लिए खुद के तरीके हैं। वो इतना कहने के बाद लुए एक रास्ते पे बैठकर कह रहा होता है 9 ड्रैगन्स ट्रेजर फर्नेस, फ्रेश 9 ड्रैगन ट्रेजर फर्नेस, एक प्रोफोनेंट फ्रूट के बदले जल्दी आओ, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दो। 9 ड्रैगन्स ट्रेजर फर्नेस में चीज़ों को गर्म किया जा सकता है और उसमें हर तरह के ग्रेट पिल्स बना सकते हैं।
लुए एक बंदे के पास आकर उसे बताने लगता है, सीनियर ब्रदर, ना ही ये 999 है, ना ही ये 668 है, सिर्फ एक प्रोफाउंड फ्रूट है। अगर तुम इस 9 ड्रैगन्स ट्रेजर फर्नेस को अपनी घर ले जा सकते हो। जो सुनकर वो बंदा, जाओ जाओ, मेरे पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। लुए उस फर्नेस को देखकर अपनी मन में सोचता है, ये मत कहना मैं इसको बेच नहीं पाऊंगा। इतना सोचने के बाद तभी उसको कोई रास्ता मिलता है और वो उस फर्नेस को ऊपर उठाकर कहने लगता है, 9 ड्रैगन्स ट्रेजर फर्नेस हर तरह के पिल्स बना सकता है, इस बॉडी को स्ट्रांग बना सकती है, अच्छी हेल्थ को बिल्ड कर सकती है और गपागप करने की क्षमता को भी बढ़ा सकती है। जो सुनने के बाद सभी पीछे मुड़कर कहते हैं, तुम कैसे एक्सचेंज करना चाहते हो? जो सुनकर लुए कहता है, बस एक प्रोफाउंड इन सोल फ्रूट। जो सुनकर एक बंदा आकर कहता है, डील। लुए भी बोलता है, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। फिर हमें ग्रेट डाउ सेट के मेन गेट का सीन दिखाया जाता है। लिंगर अपनी हाथ में एक बॉक्स को पकड़कर खड़ी होती है। लुए भी वहाँ पर आने लगता है, जिसको देखने के बाद लिंगर कहती है, यंग मास्टर आप आ गए। लिंगर कहती है, यंग मास्टर मैं आपकी फेवरेट केक बनाई है, ये लीजिए। इतना बोलकर उसे देने लगती है, लेकिन लुए कुछ नहीं बोलता है, सीधा उसकी बगल में ही गुजर जाता है और स्पॉट पर बैठ के जाने लगता है। लुए सोच रहा होता है, इन 3 ट्रेजर से मैं माउंटेन को छोड़ के जा सकता हूँ कुछ काम करने के लिए। तभी लिंगर कहती है, यंग मास्टर। लुए भी पीछे देखने लगता है। लिंगर उसके पीछे भाग के आ रही होती है और वह कहती है, यंग मास्टर मेरे लिए रुकिए। लुए कहता है, सर दर्द है। इतना बोल के वो उसे गायब हो जाता है। फिर हमें बाइक युलांग का दाव कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है। बाइक की बॉडी से कोल्ड एनर्जी निकल रही होती है। उसकी कमरे के सामने बाइक की सीनियर सिस्टर इधर उधर घूम के बोल रही होती हैं, आखिर ये बाइक युलांग मुझसे कितनी बातें छुपाई हैं। अचानक न जाने कहाँ से इतनी ज्यादा टन फैल गई। होंगलिन आकर उसे पूछने लगती हैं, मार्शल आंटी, मास्टर को ताइन पॉइजन का असर हो रहा है, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। जो सुनकर उसकी मार्शल आंटी कहती हैं, होंगलिन ताइन पॉइजन का है, इसके बारे में मुझे कैसे पता नहीं है। जो सुनकर होंगलिन उसको बताने लगती है, ताइन पॉइजन मास्टर के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। इसके कारण ताइन पावर लगातार इकट्ठा होती है और लिक्विड स्टेज में कंडेंस हो जाती है, जिससे एक्सट्रीम पेन होती है। लेकिन अजीब बात है कि ताइन पॉइजन को केवल दाव इंटीग्रेशन रीलम में ही रैप्ट होना चाहिए था। हालांकि मास्टर अभी दाव इंटीग्रेशन रीलम में नहीं पहुंची है। वो इतना बताने के बाद हमें बाई को दिखाया जाता है, उसे बहुत दर्द हो रही होती है। बाई अपने मन में सोच रही होती है, ऐसा क्यों है? ताइन ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्चर को यूज करने के बाद भी मैं अपनी पिछली लाइफ की तरह ताइन पॉइजन को पूरी तरह से दूर नहीं कर पा रही हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अभी भी लुए पर अपनी निर्भरता से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा हूँ?